Hi everyone, this is Muskan and I welcome you again to the next current affair lecture of this beautiful War Room initiative. In this lecture, we are going to cover the remaining part of the January current affairs, which will include your international related news, defense, science and tech, economics, and miscellaneous news. But before we begin, I just wanted to thank you all for the feedbacks on the previous video. I have generally gone through your comments, especially the demand for the detailed lectures twice a week. So yes, we are sticking to that format only. And the 9 p.m. daily quiz will continue with current affairs questions incorporated into it. So don't worry about the MCQs wala part. And one more thing I wanted to address. See, these are not just one-liners. Please focus on the explanation part because that's where I'm covering the relevant static concepts and possible exam traps. Because guys, Mr. X belong to which country या फिर जब उन्हें अवार्ड मिला तो वो कहाँ थे, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट करना है तो क्लासेस फिर किसी बाबा से करानी पड़ेंगी बिकॉज यार मुझे तो ऐसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने नहीं आता है. And trust me, like everything under the sky can become current affairs, but preparation is also about knowing what to leave. So I think this much coverage is simply not humanly possible. So we have strategically curated what actually matters for the exam. So trust the PDF, focus on the explanations, and don't worry about missing out on anything. If a question comes from current affair, you will be in a good position to attempt it. और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ट्रस्ट मी कोई और भी नहीं ही कर पा रहा होगा बिकॉज वी हैव कंपाइल्ड द एंटायर PDF फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. PIB भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. सो वी हैव ट्राइड टू टच बेस अपॉन एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स. सो ट्रस्ट द प्रोसेस इफ यू हैव ट्रस्टेड दिस एंटायर वॉर रूम इनिशिएटिव. सो बी अ पार्ट ऑफ इट होल हार्टेडली. And now before we actually start with the news, I want every one of you to फटाफट से write in the comment section #I trust the war room so that I may know कि अब आप लोगों के ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुके हैं बिकॉज जंग के मैदान में एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो फटाफट से लिखो #I trust the war room and I need the same emoji from everyone. सबसे पहली न्यूज़ है कि तक्षशिला के भीर माउंट में हमें कुछ कुषाण पीरियड के कॉइन्स मिले हैं एंड साथ ही साथ डिस्कवरी हुई है कुछ लापिस लाजुली स्टोन्स की. नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट अ वन लाइनर. UPSC क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा कि भाई तक्षशिला कहाँ पर है या फिर भीर माउंट क्या होती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. कुषाण पीरियड के आपसे रूलर्स पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं. देन आपके लापिस लाजुली स्टोन्स का कलर क्या है, कहाँ से आए हैं, मतलब कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं. तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं. आप ध्यान देंगे तो यू हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दीज थिंग्स इन योर स्टैटिक बट स्टिल वो अब करंट में आ गया. तो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले बात करते हैं तक्षशिला की. तो तक्षशिला आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट बिकॉज आप अगर देखेंगे 16 महाजनपद जो थे उसमें से वन ऑफ द महाजनपद वॉज तक्षशिला ऑल्सो. और तक्षशिला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द सेंट्रल एशिया, मतलब ये जो अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया वाला एरिया है, टू इंडिया. तो ये एक लिंचपिन या कनेक्टिंग पॉइंट की तरह एक्ट करता है. दूसरा बात करते हैं भीर माउंट्स क्या होते हैं. तो देखो सबसे पहले माउंट बताती हूँ कि माउंट्स आर नथिंग बट द बरियल ग्राउंड्स. तो आप तक्षशिला की अगर बात करोगे तो तक्षशिला कोई पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, रेदर ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है. इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मल्टीपल साइट्स हैं. तो उसमें जो एक साइट है उसका नाम है भीर माउंट एंड दिस भीर माउंट इज़ नथिंग बट अ बरियल ग्राउंड ओनली. अब मैंने बोला कॉम्प्लेक्स है तो इसके अलावा और भी कुछ साइट्स है जैसे कि आपके सराय काला एक साइट का नाम है तक्षशिला के अंदर. देन देयर इज़ सिरकप, देन देयर इज़ सिरसुख भी है एक साइट का नाम. बट अगेन दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और आपको याद भी नहीं रहेंगी तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप इनको पढ़ें. सो यू कैन अवॉइड दीज. तो आप याद रखेंगे तक्षशिला के अंदर एक साइट है भीर माउंट, वहाँ से हमें कुषाण पीरियड के कुछ कॉइन्स मिले हैं. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भीर माउंट है वो कुषाण पीरियड या कुषाण रूलर्स ने इस्टेब्लिश किया था. दिस साइट वॉज एग्जिस्टिंग, मतलब ये बहुत पुरानी साइट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी बट हमें एविडेंसेस मिले हैं कि कुषाण पीरियड का भी इन्फ्लुएंस रहा था इस पर्टिकुलर रीजन में. अब बात करते हैं कुषाण पीरियड की. कुषाण्स जो थे ये बेसिकली आपकी सेंट्रल एशिया से आए थे एंड इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले आए थे आपके कुजुला कटफिसस, देन आपके विम कटफिसस एंड देन आपके कनिष्का, हुविष्का एंड वासुदेव. अब इसमें से इंपॉर्टेंट वन कौन है तो कनिष्का ऑफ कोर्स ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद बुद्धिज्म एंड गंधार वाला रीजन. तो कनिष्का इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देन दीज लापिस लाजुली स्टोन्स, ये आपने NCERTs में पढ़ा होगा कि दीज वर द ब्लू कलर के स्टोन्स जो हम अफगानिस्तान से मंगाया करते थे. इट शोज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क्स इन द हिस्ट्री.
सो दैट वाज ऑल। अब इसमें आपको याद बस इतना ही रखना है कि तक्षशिला के भीर माउंट में कुषाण पीरियड के कुछ कॉइन्स और लापिस लाजुली स्टोन्स मिले हैं। दैट्स इट। अब आते हैं एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर। सो ईयर की स्टार्टिंग में 3 जन 2026 को यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर एक मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और इस ऑपरेशन के तहत यूएस ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे मदुरो, निकोलस मदुरो, उनको और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया था, मतलब कस्टडी में ले लिया था। इनका पूरा नाम है निकोलस मदुरोज। तो आप याद कर सकते हो, ट्रंप ने निकोलस को उसी की मातृभूमि से दूर कर दिया। निकोलस मतलब निकाल दिया वेनेजुएला से और उसी की मातृभूमि से दूर कर दिया, तो मादुरो निकाल दिया, मातृभूमि से ही दूर कर दिया, निकोलस मादुरो। देन आपको वेनेजुएला के बॉर्डरिंग कंट्रीज मालूम होने चाहिए। तो वेनेजुएला के वेस्ट में आता है कोलंबिया, ईस्ट में आता है गुआना एंड देन आपकी साउथ में आता है ब्राज़ील। तो आप इसको सीबीजी से याद कर सकते हो। अब इसी वेनेजुएला ऑपरेशन से रिलेटेड एक डिफेंस टेक्नोलॉजी फैक्ट है अबाउट द RQ-170 सेंटिनल्स। सो इट इज़ बेसिकली अ यूएस स्टेल्थ सर्वेलेंस ड्रोन जो कि वेनेजुएला स्ट्राइक्स के दौरान यूज़ किया गया था एंड वाइल इट वाज रिटर्निंग बैक टू द मिलिट्री बेस ऑफ यूएस विच इज़ प्यूर्टो रिको, तब इसको स्पॉट किया गया था। तो यहाँ आपको जानना ये ज़रूरी है कि RQ-170 सेंटिनल यूएस को बिलोंग करते हैं एंड देन आपको ये पता होना चाहिए कि ये RQ-170 है क्या। सो हेयर दिस R स्टैंड्स फॉर रिकॉनेसेंस। अब रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स टू रिकॉग्नाइज, मतलब आप किसी ड्रोन को भेज रहे हो टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर एरिया, कि उस एरिया में क्या क्या चल रहा है, मतलब जस्ट टू सर्वेलेंस के लिए है ना। तो रिकॉनेसेंस का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज द एरिया, टेरिटरी, आर्मी बेस, रिकॉग्नाइज करना। एंड दिस क्यू इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री नॉमेनक्लेचर, मतलब मिलिट्री नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये जो क्यू है इसका मतलब होता है अनमैन्ड। तो अब यहाँ पे अनमैन्ड क्यों बोला? बिकॉज दीज आर ड्रोन्स। तो बिल्कुल सिंपल है, रिकॉनेसेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, मतलब कि ये जो RQ-170 सेंटिनल्स हैं दीज आर यूएस सर्वेलेंस ड्रोन, मतलब ये एनिमी नेशन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे उनके एरिया को रिकॉग्नाइज करेंगे, एरिया को सर्वे करेंगे। एंड दीज आर स्टेल्थ ड्रोन। स्टेल्थ का मतलब होता है जो चीज़ छुप के रहती है, मतलब इनके अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी है कि दूसरी कंट्री का जो रडार सिस्टम है वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। अब अगर मैं आपको स्टेल्थ का मतलब समझाऊं तो स्टेल्थ का मतलब होता है छुपना, मतलब कि ये जो यूएस की सर्विलेंस ड्रोन है ये छुप के काम करते हैं सो दैट जो एनिमी नेशन का रडार सिस्टम है वो इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, वेट अ सेकेंड, सपोज करो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन रडार सिस्टम, ठीक है। अब इस रडार का काम क्या होता है कि रेडियो वेव्स को आसमान में भेजना सो दैट अगर उनके आसमान में कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट है तो उससे ये रेडियो वेव्स टकराएं और सिग्नल्स वापस आएँ। अब जब ये सिग्नल्स वापस आएंगे तो इस रडार को पता चल जाएगा कि भाई आसमान में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो सिग्नल्स टकराकर वापस आ रहे हैं, सो लेट्स डू समथिंग, चेक करो कि एनिमी नेशन का एयरक्राफ्ट है या मतलब क्या है, तो दे कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। बट ये जो यूएस की RQ-170 सेंटिनल्स हैं या जो सर्विलेंस ड्रोन्स हैं ये बहुत स्मार्ट हैं, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मतलब कि इनकी जो एयरक्राफ्ट का बेस होता है इसके ऊपर कुछ ऐसे मेटल्स की कोटिंग की जाती है सो दैट जो ये रेडियो वेव्स आ रही हैं इस रडार से ये यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए। अब अगर ये रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब हो गई तो वापस तो कुछ आएगा ही नहीं। अब अगर कोई सिग्नल वापस ही नहीं आया तो रडार सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि आसमान में एनिमी एयरक्राफ्ट आ चुका है या ड्रोन आ चुका है, सो फिर ये लोग रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। दूसरा होता है कि जो एयरक्राफ्ट है हम उससे 100 या थाउजेंड्स ऑफ मेटल पीसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं सो दैट जो भी कोई रेडियो वेव आए वो इन बहुत सारे मेटल पीसेस से टकराकर वापस से रडार की तरफ सिग्नल लेकर जाए। अब रडार कंफ्यूज हो जाता है इतने सारे सिग्नल्स देखकर, वो एक्चुअल टारगेट की लोकेशन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता, इनफैक्ट रडार सिस्टम फेल हो जाता है एट टाइम्स। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं टू मेक योर सेल्फ अनडिटेक्टेबल ऑन द एनिमीज रडार सिस्टम। आई थिंक मैंने थोड़ा ज़्यादा ही इन डेप्थ बता दिया बट आई थिंक समझ आया होगा आप लोगों को। सो नाउ इन कॉन्टिन्यूएशन विद दैट वेनेजुएला वाली न्यूज़ ओनली, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट को तो यूएस ने कस्टडी में ले लिया था, सो वेनेजुएला की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाए। सो नाउ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि वो कौन है, तो उनका नाम है डेल्सी रॉड्रिगेज। अब नाम याद कैसे करोगे? तो डेल्सी मतलब किसी ढीली सी इंसान को, डल सी इंसान को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। एंड नाउ प्लीज़ डोंट कंफ्यूज हर विद मारिया कोरेना जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इन 2025। तो मारिया कोरेना वॉज एन ऑपोजिशन लीडर, शी इज़ बिन डिमांडिंग डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स एंड करेंटली शी इज़ इन एक्साइल। तो इनको प्लीज़ कंफ्यूज मत करना, दे बोथ आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़।
एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन। देखो, एक कंट्री के प्रेसिडेंट दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को कस्टडी में ले जा रहे हैं, वो भी ऐसे ही। सो लोग उनसे जस्टिफिकेशन तो मांगेंगे ना। अब जस्टिफिकेशन देने में तो हमारे ट्रम्प चचा हैं ही बढ़िया एकदम। तो उन्होंने बोला कि भाई वी आर इन्वोकिंग दिस मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। सो 1823 के अंदर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जेम्स मॉन्ट्रो, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को आर्टिकुलेट किया था। अब सर्कमस्टांसेस समझो। देखो 1823 के टाइम पे ना जो आपका साउथ अमेरिका था, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो थी दे वर गेटिंग इंडिपेंडेंट। तो यूएस को कहीं ना कहीं डर था कि वापस से यूरोप का इन्फ्लुएंस ये सदर्न अमेरिका में ना बढ़ जाए। तो उन लोगों ने एक डॉक्ट्रिन फैलाया वहाँ पे, मतलब एक आइडियोलॉजी को सेटअप किया कि भाई जो यूरोप है इट शुड रिमेन अवे फ्रॉम अमेरिकाज अफेयर। मतलब कि सिंपल सी बात है, अमेरिका ने बोला कि भाई यूरोप आप हमसे दूर रहो, ठीक है। तो 1823 का जो ये डॉक्ट्रिन है इसका सिंपल सा मतलब यही है कि यूरोप को अमेरिका से दूर रखना है। यूरोप जो है इट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू द मैटर्स ऑफ अमेरिका, सिंपल। अच्छा, बस इतना ही नहीं, मतलब 1823 के अंदर तो मॉन्ट्रो जी आए और वो कहते हैं कि यूरोप आप हमसे दूर रहिए, अमेरिका अपने अफेयर्स को खुद से मैनेज कर लेगा। बट इतने हिपोक्रेट लोग हैं कि 1904 में इनका एक और प्रेसिडेंट आते हैं, थियोडोर रूजवेल्ट, और ये भाई साहब जी बोलते हैं कि यूरोप को इंटरफेयर नहीं करना, बट अमेरिका हैज़ ऑल द राइट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ लैटिन अमेरिका। समझ में आ रहा है? 1823 में तो बोला कि यूरोप को कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका के मैटर्स में इन्वॉल्व होने की, यूरोप शुड स्टे अवे। बट 1904 में बोल रहे हैं कि यूएस कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ लैटिन अमेरिका। एंड अभी 2026 में हमारे ट्रम्प चाचा ने यही डॉक्ट्रिन्स का सहारा लिया है टू जस्टिफाई हिज एक्शंस इन वेनेजुएला, ठीक है। And now comes a very clean prelims का fact which can be directly asked in your exams. तो Bulgaria has joined the Eurozone. It has become the 21st Eurozone member. तो सबसे पहले आपको यूरोपियन यूनियन वर्सेस यूरोजोन के बीच का डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। करंटली इसके अंदर 27 मेंबर्स हैं और यही यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स हैं जो कि यूरो को एज देयर करेंसी यूज़ करते हैं, मतलब दे हैव अडॉप्टेड यूरो एज देयर करेंसी। एंड करंटली देयर आर 21 मेंबर, 21st बीइंग बुल्गारिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन यूज़ यूरो एज देयर करेंसी। सो कितने बचे? 27 माइनस 21, 6 मेंबर्स आर ऐसे जो कि यूरो को एज देयर करेंसी यूज़ नहीं करते, मतलब दे हैव देयर ओन सेट ऑफ करेंसीज। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 6 मेंबर्स कौन से हैं। बुल्गारिया तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, 21st मेंबर है तो पूछ सकता है, बट कौन नहीं है, एलिमिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सो इसको भी याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। मतलब जब मार्केट में आवाज़ लगाई गई कि भाई यूरोपियन यूनियन का कौन कौन सा मेंबर है हु इज़ इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ यूरोजोन, तो कुछ ऐसे 6-7 लोग थे जो अपने अपने कामों में इतना बिजी थे कि उनको पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई। सो दे मिस्ड आउट ऑन दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। तो कुछ लोग थे जो अपने डेन में बैठे हुए थे, डेन में बैठे थे तो डेनमार्क और स्वीडन, मतलब अपने स्वीड से डेन में बैठे थे, इनको पता ही नहीं चला मार्केट में कब अनाउंसमेंट हुई। अब एक था जिसको इतनी ज़्यादा भूख थी, इतना वो हंग्री था कि बस वो अपने दोस्त के साथ रोम किए जा रहा था इधर से उधर खाने की तलाश में। तो यहाँ से हंगरी एंड रोमेनिया, मतलब भूख लगी थी तो रोम किए जा रहे थे, अनाउंसमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। एंड देन इन सबको ढूंढने के लिए हमने एक बंदे को भेजा चेक करने के लिए, तो उसका नाम था चेक रिपब्लिक। और एक इंसान को हमने बोला कि भाई तू पोल के ऊपर जरा चढ़ के चेक तो करिए लोग कहाँ चले गए सारे के सारे। सो इस तरीके से आपको ये 6 मेंबर्स याद करने। 2 लोग अपने डेन में बिजी थे एंड एक इंसान भूख की वजह से इधर उधर रोम कर रहा था। उनको चेक करने के लिए हमने एक इंसान को पोल के ऊपर चढ़ाया, तो दोनों मिस हो गए। इन केस आपको ये मेंबर्स डायरेक्टली याद करना ज़्यादा ईजी लगे तो प्लीज़ आप स्टोरी को स्किप कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़। तो यूएस ने खुद को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया है, मतलब यूएस इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दीज मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो फंडिंग है, सपोर्ट है, वो मोर और लेस इट कम्स फ्रॉम दीज बिग स्टेट्स लाइक यूएस ओनली। एंड नाउ ये जो फंडिंग है, क्रेडिट सपोर्ट है, इट विल बी अफेक्टेड क्योंकि यूएस ने खुद को विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एंड इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यूएसए ने खुद को आईएसए से भी विड्रॉ कर लिया है। आईएसए इज बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर जॉइंटली लॉन्च किया था 2015 में। इसके हेडक्वार्टर्स आपके गुरुग्राम में है और मैंडेट तो आपको पता ही है, टू प्रमोट द सोलर एनर्जी।
Other than this, US is also withdrawn from UNFCCC, which is United Nations Framework Convention on Climate Change, which adopted in 1992 after the Rio Earth Summit. और enforce कब हुआ था? तो 1994 में it came into force. And इसी broad framework के अंदर हमारे दो protocols भी बाद में आए थे, Kyoto and Paris Agreement. तो Kyoto Protocol आपका 1997 में आया था and Paris Agreement आपका 2015 के अंदर साइन हुआ था. And ये तो you must be knowing that Kyoto was to establish legally binding emission reduction commitments and Paris के साथ आपका NDCs आया था, मतलब nationally determined contributions, कि country सामने से आए और अपना अपना commitment बताएं regarding the climate action. ठीक है. नेक्स्ट ये एक डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है, आप इसके मेंबर्स याद रख लीजिए, वेमार ट्रायंगल. तो इसके मेंबर्स है फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1991. तो याद कैसे रखोगे, हमारे LPG रिफॉर्म्स आए थे ना 1991 में, तो उसी साल एक डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग फॉर्म हुई थी जिसका था FPG, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी. Now next news is very important as this year India is holding the BRICS presidency और लास्ट ईयर किसके पास थी? तो लास्ट ईयर ब्राज़ील के पास थी, उससे पहले रशिया के पास थी. सो यहाँ से यू शुड नो द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स. तो सबसे पहले ब्रिक थे, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना. देन उसके बाद 2010 में आपका साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, सो इट बिकेम ब्रिक्स. एंड देन अभी रिसेंटली 2023 में आई गेस ICU ने ज्वाइन किया. ICU क्या है यहाँ पे? तो ईरान, सऊदी, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE. अब इसमें से जो सऊदी है उसने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, बट क्योंकि याद मैंने ICU से ही कर रखा था, बट ध्यान रखना कि सऊदी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है. इसके अलावा अभी रिसेंटली 2025 में इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है. ठीक है, सो ये आपके अभी करंटली ब्रिक्स के मेंबर हैं. नेक्स्ट ये याद रखना कि इंडिया और इजराइल ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की है ऑन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. कहाँ पे? तो एक ग्लोबल समिट हुई थी ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी एलात, इजराइल के अंदर. ठीक है, तो फिशरीज क्या है आपका? कैचिंग द फिशेस, और एक्वाकल्चर इज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कल्टिवेट करना या फार्म करना. तो किसके साथ किया है? इजराइल के साथ किया है. नाउ नेक्स्ट आपकी इंटरनेशनल साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़ है. तो FDA ने ज़ाइकोबो को अप्रूव किया है फॉर द मंकीज डिजीज़. तो सबसे पहले यू शुड नो कि मंकीज डिजीज़ होता क्या है. तो इट इज़ अ रेयर जेनेटिक कॉपर डिसऑर्डर. UPPCS आपको बोलेगा कि इट इज़ वेरी कॉमन या फिर रिसेंटली अभी एपिडेमिक डिक्लेयर हुआ है. सो नो, इट इज़ अ वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ रिलेटेड टू कॉपर. तो होता क्या है बेसिकली कि बॉडी जो है वो कॉपर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इट इज़ रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर. ठीक है, अब होते क्या है इसके सिम्टम्स? तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से, डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं, या फिर आपके सीजर्स भी हो सकते हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं बॉडी के अंदर. सीजर्स मतलब दौरे पड़ना. ठीक है, तो कॉपर की डेफिशिएंसी से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं. अब इसी को क्योर करने के लिए एक ट्रीटमेंट अप्रूव हुआ है, ज़ाइकोबो. अब ये ज़ाइकोबो है क्या? तो इट इज़ बेसिकली एन एक्टिव सब्सटेंस, कॉपर हिस्टिडिनेट बोलते हैं इसको. ये बॉडी में जाके कॉपर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इंडोनेशिया ने ग्रॉक चैटबॉट को बैन कर दिया है, बैन या ब्लॉक. तो बेसिकली ग्रॉक चैटबॉट एक AI चैटबॉट है जिसको XAI ने बनाया है. एंड क्यों बैन किया है? तो बिकॉज ऑफ इट्स रिस्क रिलेटेड टू द डीपफेक्स. डीपफेक्स मतलब आप किसी की वॉइस को या इमेज को आप AI की मदद से उसको मैनिपुलेट कर रहे हो. ठीक है, तो इससे होता क्या है बेसिकली, आप किसी को हरास कर सकते हो, आप डिफेम कर सकते हो, किसी की आइडेंटिटी का आप मिसयूज़ कर सकते हो, या मे बी आप नॉन कंसेंचुअल सेक्शुअल इमेजरीज क्रिएट कर सकते हो. तो इस सब को गवर्न करने के लिए इंडोनेशिया ने कंप्लीटली बैन ही कर दिया ग्रॉक चैटबॉट को. नेक्स्ट है इरेना. तो इरेना की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और इस बार इसकी 16th मीटिंग हुई थी अबू धाबी के अंदर, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है. तो यू शुड नो कि एक तो होता है ISA इज सोलली फॉर द सोलर एनर्जी, और ओवरऑल सारी टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए वी हैव इरेना. ठीक है, और इस बार इसकी 16th मीटिंग हुई थी. कहाँ पे हुई थी? तो अबू धाबी के अंदर हुई थी. नाउ नेक्स्ट है इरेना से रिलेटेड. तो इरेना इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. इसकी 16th मीटिंग हुई थी अभी अबू धाबी के अंदर. एंड याद रखना कि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इरेना. तो जैसे कि हमारा ISA है वो इट इज़ सोलली फॉर सोलर पावर या सोलर एनर्जी के लिए है, बट ओवरऑल सारी टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए आपका इरेना है. ISA के हेडक्वार्टर्स आपके गुरुग्राम में है, और इरेना के हेडक्वार्टर्स आपके अबू धाबी में है, जहाँ पे इस बार मीटिंग भी हुई है. तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, ISA सोलर के लिए, सोलर मतलब सन, तो सन तो गुरुग्राम में है, लेकिन सारी रिन्यूएबल एनर्जीज के जो अबू हैं, अबू समझते हो आप लोग, फादर को बोलते हैं, तो अबू जो है वो अबू धाबी के अंदर है.
तो सन फॉर सोलर एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल, सारी रिन्यूएबल एनर्जीज के जो अबू हैं वो अबू धाबी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैक सिलिका। तो ये एक यूएस लेड इनिशिएटिव है अबाउट दी सिलिका। सिलिका मतलब सिलिकॉन, जो कि आपकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। सो टू स्ट्रेंथन द एंटायर सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर, यूएस ने ये पैक सिलिका इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मेन पर्पस है टू काउंटर द राइजिंग हेजमनी ऑफ चाइना इन द डोमेन ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें इंडिया को भी इन्वाइट किया गया एंड इंडिया हैज़ ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ पैक सिलिका। नेक्स्ट है इंडिया EU FTA, मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि जितने भी आपके यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं 27 मेंबर, अब उनके साथ हमारा जो ट्रेड है वो फ्रीली हो पाएगा, बिकॉज नाउ दे हैव रिमूव्ड और रिड्यूस द ड्यूटीज ऑन 90% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। मतलब अब इंडिया जो है वो ईजिली एक्सपोर्ट कर पाएगा अपने प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन की मार्केट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया ने पहली बार एज अ पार्टनर कंट्री पार्टिसिपेट किया है इन द गल्फ फूड 2026, जो कि आपका दुबई में हुआ था। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, गल्फ तो मतलब दुबई में हुआ होगा एंड फूड मतलब फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड है। सो बिकॉज इंडिया वांट्स टू इंक्रीज इज एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, तो हमें सब चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ाना है। सो दैट इज़ वाई वी पार्टिसिपेटेड इन दिस ट्रेड इवेंट। और हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करेगा कौन? तो एपीडा ने पार्टिसिपेट किया। एपीडा की फुल फॉर्म क्या है आपकी? तो इट इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स। तो पहले न्यूज़ समझो। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, ये एक प्राइवेट NGO की तरह काम करती है एट ग्लोबल लेवल। एंड नाउ दिस फोरम हैज़ डिसाइडेड टू होस्ट द मीटिंग ऑफ दिस GFC फॉर द नेक्स्ट 5 years। मतलब कि अब GFC की जो भी मीटिंग्स हुआ करेंगी नेक्स्ट 5 years तक, उनको कौन होस्ट करेगा? तो ये जो प्राइवेट NGO है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, ये इसकी मीटिंग्स को होस्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये GFC है क्या? तो ये GFC एक बेसिकली एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप है या काउंसिल है, जो कि फ्यूचर चैलेंजेस को डिस्कस करता है। जो भी आपके ग्लोबल लेवल पे फ्यूचर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनका ट्रेंड, उनके सॉल्यूशंस, वो सब चीज़ें डिस्कस करता है, ठीक है। और अब इसकी मीटिंग्स को होस्ट कौन करेगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी मीटिंग्स को होस्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू UN ECOSOC। तो इसको 80 साल पूरे हो गए हैं। तो ECOSOC इज़ बेसिकली यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये आपको मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक जो है वो अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम पूरा हो गया था, तो इट इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। बट अदर देन दिस UN जनरल असेंबली, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN ECOSOC है। तो दीज आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स। इन सबके हेडक्वार्टर्स आपके न्यूयॉर्क में है, एक्सेप्ट योर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड्स के अंदर है। आई होप ये स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपको मालूम होगी। याद बस आपको यही रखना है कि यूनाइटेड नेशन के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को इस बार 80 years हो गए, बिकॉज आपका जो यूनाइटेड नेशन है वो 1945 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। दैट्स इट। देन नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा। तो ये बेसिकली कोई UN की बॉडी नहीं है, ये ट्रम्प चाचा ने खुद ही बनाई है। खुद को ये पीस का बहुत बड़ा मसीहा समझते हैं। ऑल्दो इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ तो फिर भी नहीं मिल पाया, वो तो वेनेजुएला वाली आंटी ले गई थी। तो यहाँ पे बस आप ये समझ लो कि जो ट्रम्प है उसने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया था गाज़ा के लिए। मतलब जब सारा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ख़त्म हो गया, तो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक क्वेश्चन था कि अब गाज़ा में फाइनली रूल कौन करेगा या फिर कैसी चीज़ें मैनेज होंगी, पीस कैसे इस्टेब्लिश होगा। तो उस सब चीज़ के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, बस इतना याद रख लो। देन अभी ये पढ़ा था ना हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एक प्राइवेट NGO है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। तो इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स एनुअल इवेंट एट डावोस, स्विट्जरलैंड में इसकी हर साल मीटिंग होती है। तो इस बार भी वही हुई। थीम क्या था? अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ठीक है। नाउ टेक्नोलॉजी और मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो आपकी मिल अलायंस है, इसने अपना पहला ग्लोबल बोर्ड एस्टेब्लिश कर दिया है। सो मिल इज़ योर मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। देखो, मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इज़ लाइक कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन की एक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इवैल्यूएट द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट। मतलब जो भी चीज़ें आप न्यूज़ में देख रहे हो, मे बी सोशल मीडिया पे देख रहे हो, ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट नहीं करना। यू हैव टू क्रिटिकली इवैल्यूएट इट। उसको आपको सोर्स तक पहुंचना है कि वेदर दैट इन्फॉर्मेशन इज AI जनरेटेड, मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है या फिर कोटेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। सो आपको डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा। यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी ऑफ क्रिटिकली चैलेंजिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स। आप समझे मेरी बात? मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो भी इंटरनेट पे दिख रहा है उसको ऑटोमेटिकली बिलीव मत करो, थोड़ा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। दैट्स इट।
नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव. सो रिसेंटली स्पेन ने इसको ज्वाइन किया है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है ये 2019 में हमारे प्यारे भारत ने ही लॉन्च किया था. एंड इसका काम क्या है? टू प्रमोट फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक. तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी इंसान पेन में होता है ना, तो हमारा भारत हमेशा रेडी होता है उसको वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उसको साथ देने के लिए. वी आर ऑलवेज देयर. सो इंडो पैसिफिक में हम किसी को पेन में नहीं रहने देंगे. तो स्पेन को थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो वो आके अब इंडो पैसिफिक का मेंबर बन गया. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज स्लाइटली डिफरेंट. इट इज़ अबाउट द फोबी मूवमेंट, जो बेसिकली एक फेमिनिस्ट मूवमेंट है, साउथ कोरिया से स्टार्ट हुआ है. तो बेसिकली जो साउथ कोरिया के विमेन है, दे आर नॉट हैप्पी विद द एग्जिस्टिंग पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. सो दे आर डिसअपॉइंटेड विद द चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जेंडर इनइक्वालिटी. सो इस सब के चलते उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, 4B मूवमेंट. सो जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, दीज आर बिहुन. बिहून का मतलब होता है कि दे विल नॉट मैरी. देन उसके बाद है एक बिचुलसन. बिचुलसन इज बेसिकली दे विल से नो टू चाइल्ड बर्थ. देन नेक्स्ट है आपका बियोनी, मतलब दे विल नॉट डेट एनी वन. एंड देन लास्ट है आपका बिसेक्सु, मतलब दे विल नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी विद एनी वन. सो दीज आर द 4 बाय मूवमेंट. इसको 4B क्यों बोला है? बिकॉज आप देखेंगे सब में बाय आ रहा है एंड बाय या बी वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज. तो इसका साउथ कोरिया में मतलब होता है नो. सो नो टू मैरिज, नो टू चाइल्ड बर्थ, नो टू डेटिंग एंड नो टू सेक्स. याद भी करने का सिंपल तरीका है सन, तो दे विल नॉट हैव एनी सन मतलब चाइल्ड बर्थ. योनी मतलब नहीं डेट नहीं करना, एंड ये तो आपको याद ही रहेगा. देन ये छोटी सी न्यूज़ है अबाउट द SCO CNC मीटिंग. तो शंघाई कॉर्पोरेशन की कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग हुई है. कहाँ पर हुई है? तो बीजिंग के अंदर हुई है. और चेयर किसने किया इस बार? तो किर्गिज रिपब्लिक ने इसको चेयर किया. सो नेक्स्ट आपको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए. दैट व्हेन इट फॉर्म्ड इन 1996 तो इट वाज नोन एज शंघाई 5. क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनिशियली सिर्फ 5 मेंबर्स थे. पहला आपका चाइना, देन आपका रशिया, एंड 3 आपके स्थान वाली कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड योर तजाकिस्तान. ठीक है, उज्बेकिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था. सो इनिशियली 1996 में शंघाई 5 था एंड देन 2001 में इसका नाम चेंज करके SCO रख दिया गया और हेडक्वार्टर्स इसके इस्टेब्लिश किए गए बीजिंग के अंदर. ठीक है, देन आपका इंडिया एंड पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया एंड 2023 में आपका ईरान ने ज्वाइन किया एंड अभी रिसेंटली बेलारूस हैज़ बिकम द लेटेस्ट मेंबर. याद रखना, इसके अंदर अगर कभी एलिमिनेशन में आपको हेल्प लेनी हो तो तुर्कमेनिस्तान अभी भी SCO का मेंबर नहीं है. तो इसको याद रखना कि तुर्कमेनिस्तान हमेशा तुक की बात करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसे अलायंस वलायंस सब बकवास है, सब अपना अपना काम पे ध्यान दो. सो तुर्कमेनिस्तान तुक की बात करता है तो किसी का मेंबर नहीं बना. बाकी ऑलमोस्ट जो सब स्थान हैं वो मेंबर हैं SCO के. ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस एंड रैंकिंग्स की. तो अब फटाफट से रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस एंड रैंकिंग्स को कवर करते हैं. सबसे पहले वी हैव कि इंडिया जो है इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर. तो अगर आपने मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया होगा सो यू मस्ट बी नोइंग कि इंडिया को वैसे भी नेट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर बोला जाता है बिकॉज हम लोग राइस बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं एंड राइस के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो अभी तक चाइना जो था वो फर्स्ट नंबर पे था बट नाउ वी हैव ओवरटुक चाइना इन टर्म्स ऑफ राइस प्रोडक्शन. सो टोटल हम अगर देखें तो राइस का प्रोडक्शन है हमारा 150 मिलियन टन एंड चाइना का है 145 मिलियन टन. और अगर इसमें भी हम स्टेट वाइज रैंकिंग की बात करें तो तेलंगाना इज एट द टॉप एंड सेकेंड है उत्तर प्रदेश. तेलंगाना की बात करें तो 16 मिलियन टन ऑफ राइस प्रोडक्शन है, उत्तर प्रदेश है 15 मिलियन टन. नेक्स्ट है डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट. तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड एक रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति निकालती है और इस रिपोर्ट के तहत पता चला है कि ग्राउंड वाटर का जो स्टेटस है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू 2017. क्यों इंप्रूव हुआ है? ड्यू टू ऑल दीज की स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट इज रनिंग, जैसे कि आपका एक्टिफर्स वाला ये नेशनल मिशन है, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, व्हेन इट रेन्स, वेयरएवर इट रेन्स. तो ये सारी स्कीम्स के चलते, कृषि सिंचाई है, इस सब के चलते जो ग्राउंड वाटर का स्टेटस है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है. देन नेक्स्ट है WHO का फार्माको विजिलेंस रिपोर्ट या फिर डेटा. सो फार्माको विजिलेंस, देखो ब्रेक करो, फार्मा मतलब मेडिसिन, विजिलेंस मतलब आप कितना सावधानी से, कितना आप अच्छे से ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर कर रहे हो. सो इसमें हमारी रैंक पहले मतलब 10 साल पहले अ डेकेड अगो हमारी रैंक 123 थी और पिछले 10 सालों में हम लोगों ने इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है कि नाउ वी हैव रीच टू द 8th पोजीशन. तो याद करने का सिंपल तरीका है कि 10 साल पहले जो हमने रेस में स्टार्ट किया था, तो रेस में स्टार्ट करते हैं 1 2 3 बोलते हैं ना,
तो जब हमने रेस में स्टार्ट किया था 1 2 3 बोल के 10 साल पहले, आज हम लोग 8th पोजीशन पे पहुंच गए हैं। और 8 को कैसे याद रखोगे? दैट विल लिटरली 8 इन द पोजीशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस। 8 समझते हो कि वी लिटरली 8 कि मतलब बहुत बढ़िया ही कर दिया यार कुछ। सो वी लिटरली 8 व्हेन इट कम्स टू द फार्माकोविजिलेंस। अगर ये समझ नहीं आया V8 तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि फार्मा मतलब मेडिसिन एंड मेडिसिन को हम खाते हैं, तो 8 और 8 थोड़ा सेम से साउंड कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। मतलब बस याद कर लो यार, कैसे भी कर लो। देन अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। तो याद रखना कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, वो कौन निकालता है उससे रिलेटेड रिपोर्ट? तो यूनाइटेड नेशन निकालता है। और इस रिपोर्ट के तहत अगर हम हमारा और ग्लोब का कंपेयर करें तो ग्लोबल इकोनॉमी फोरकास्ट जो है उसमें पता लगा है कि जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, वो ग्रो करेगी 2.7% के साथ, जबकि जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो फोरकास्ट किया गया है 6.6%। तो देखो कितना आयरॉनिकल है ना कि पहले पूरी जो दुनिया थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो देवर सेइंग कि छी इनसे तो हो ही नहीं पाएगा। छी मतलब 6 तो सोच रहे थे कि सब तो इंडिया तो बेकार है, छी कुछ नहीं हो पाएगा इन लोगों का। बट आज हम लोग सत्ता में है, सो वी आर सेइंग कि भाई तुम पहले अपनी सत्ता संभालो। सत्ता मतलब 27, तो 2 7। अब हम वर्ल्ड को कह रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं कि भाई तुम लोग पहले अपनी सत्ता संभालो, तुम्हारी आपस की लड़ाई झगड़े बंद नहीं हो रहे, तुम हमें छी कर रहे थे, हमारा तो ग्रोथ रेट बढ़िया चल रहा है, तुम अपना संभालो। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट है बेंगलुरु ने टॉप किया है विमेन सेफ्टी के अंदर। तो बेसिकली अवतार ग्रुप्स की एक रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट इंडियन सिटी फॉर विमेन। सो याद भी करने का तरीका वही कि पता नहीं कौन से विमेन के अवतार को इन लोगों ने कंसीडर किया कि ये लोग कह रहे हैं कि बेंगलुरु सेफ है विमेन के लिए, तो पता नहीं कौन से अवतार को कंसीडर किया है। देन नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस ने टॉप किया है ICJS 2.2 रैंकिंग्स को, विच इज योर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो याद भी ऐसे ही करना कि उत्तराखंड की जो पुलिस है उसके पास हर चीज का उत्तर है, इसीलिए इट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट नेशनली। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये मतलब क्वार्टरली रिलीज होता है तो चेंज होता रहता है, बट स्टिल सिंगापुर हमेशा टॉप पर ही रहता है। और इंडिया की रैंक अभी 80 है, तो हमारी 80 रैंक कितनी है, मतलब पंजाबी में बोलते हैं ना कि 80 रैंक कितनी है, तो हमारी रैंक 80 ही है, ठीक है। एंड इसके तहत हम लोग 55 कंट्रीज के अंदर विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है नीति आयोग रिलीज करता है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। तो इस बार इसका 4th एडिशन रिलीज किया गया था, तो बस याद रख लो कि ये एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो नीति आयोग रिलीज करता है। देन उसके बाद है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो बस आप याद रख लो कि ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, जो अभी हमने पढ़ा था ना प्राइवेट इंटरनेशनल NGO है, तो ये वही वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को रिलीज करता है। देन उसके बाद है नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। तो ये एक न्यू इंडेक्स है जो अभी लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने रिलीज किया है ताकि वो लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें। एंड देन इंडिया ने लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, विच बेसिकली मेजर्स एथिकल गवर्नेंस और कितना रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर है, वो सब चीज़ें मेजर करने के लिए इंडिया ने ही लॉन्च किया है। और एशिया की बात करें तो इंडिया ने टॉप किया है, बट अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ग्लोबली हमारी रैंक 16 है। तो मतलब अभी हम थोड़ा अपने स्वीट 16 में चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द एथिकल गवर्नेंस, बट एशिया में तो हम सबके गुरु हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट है नम्बियो की ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स। तो इसके अकॉर्डिंग मैंगलुरु विच इज इन कर्नाटका हैज बीन रैंक इंडिया की सेफेस्ट सिटी, और अगर हम लीस्ट सेफ की बात करें तो वो न्यू दिल्ली है, और ग्लोबल रैंक देखें तो 255th है। सो याद करना बहुत आसान है। अभी हमने पढ़ा था कि बेंगलुरु हैज बीन रैंक्ड एज फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू विमेन सेफ्टी, तो वो भी कर्नाटका के अंदर ही है, तो कर्नाटका आपको सेफेस्ट सिटी से याद रह जाएगा। और न्यू दिल्ली के लिए भाई देखो, सिंस आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो मेरे लिए तो ये जान के मैं एकदम नम रह गई थी। तो नम्बियो भी आप याद रख लो कि जब मुझे पता चला कि जहाँ मैं बचपन से रही हूँ वो स्टेट लीस्ट सेफ है, तो मैं तो एकदम नम रह गई। तो ऐसे याद रख सकते हो। देन उसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन की सब्जेक्ट रैंकिंग्स आई हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया से सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ग्लोबल टॉप 100 में आता है, विच इज अगेन फ्रॉम बैंगलोर, IISc बैंगलोर। देन नेक्स्ट है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो इसमें चाइना ने तीसरी बार टॉप किया है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक 6th है। तो यार ये तो देखो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में वी आर लैगिंग बिहाइंड, तो छी मैन्युफैक्चरिंग में तो इंडिया की रैंक अभी मतलब 6th है, ठीक है। और इसका रीजन वही है कि हम लोगों ने सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ जंप कर लिया था विदाउट एक्चुअली डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तभी आज इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि हम लोग इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप ही नहीं कर पाए। एंड देन देयर इज दिस यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी विच इज़ योर इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अंदर
पूरी दुनिया को वार्न किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन कि नाउ द वर्ल्ड हैज़ एंटर्ड अ पोस्ट क्राइसिस फेलियर स्टेट ऑफ वाटर यूज। मतलब अगर हम वाटर स्टेज की बात करें तो इट इज़ नाउ मूविंग बियॉन्ड टेम्परेरी क्राइसिस मैनेजमेंट। मतलब अब हम लोग सिस्टमिक फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अब हमने इतना पानी एक्सप्लॉइट कर लिया है, इतना ग्राउंड वाटर हमने एक्सप्लॉइट कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि अब चीज़ों को रिवर्स करना मुश्किल है। वी हैव क्रॉस दैट टेम्परेरी क्राइसिस मैनेजमेंट वाला स्टेट। अब चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं। एंड देन है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। तो ये बेसिकली मेजर करता है एक कंट्री की एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज थ्रू कल्चर, वैल्यूज, डिप्लोमेसी। जैसे आपका योगा हो गया, क्यूजीन हो गया, आउटफिट्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए। सो इस सब के थ्रू आप कितना दूसरी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, दैट इज योर सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो इसमें यूएस ने टॉप किया है, चाइना इज सेकेंड, जापान थर्ड है, यूके आपका फोर्थ है। और इंडिया की रैंक अगर देखें तो इट इज़ 32nd ग्लोबली। सो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इंडिया की रैंक 32 है। याद कैसे रखोगे इसको? देखो मतलब हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि मोदी जी इतना सब योगा वोगा प्रमोट करते हैं इंटरनेशनली, तो सॉफ्ट पावर में तो एटलीस्ट हमारी रैंक अच्छी होनी चाहिए थी। बट आप देख रहे हो कि हमारी रैंक कितनी है, 32। तो मतलब यूएस हमको चिढ़ा रहा है, बस 30 रैंक है तुम्हारी, 32, मतलब टीज कर रहा है वो। हमारी रैंक बैड आई है ना, हमारी रैंक क्योंकि बैड आई है तो यूएस हमको टीज कर रहा है, तो 32। आई होप थोड़ा सेंस बना होगा एंड आपको चीज़ें थोड़ी याद रह जाएंगी। एंड देन मूव करते हैं क्यूएस यूरोप रैंकिंग के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है एक, और इसमें ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है और सेकेंड रैंक आई है ETH ज्यूरिक यूनिवर्सिटी की। तो इसको ऑक्सफोर्ड तो खैर याद ही रहेगा, ज्यूरिक को याद रखने के लिए कर सकते हो कि जो रिच है वो सेकेंड आया है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कवर्ड द रैंकिंग इंडेसेस एंड रिपोर्ट्स वाला पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डिफेंस की। तो सबसे पहले वी हैव DRDO ने अपना 68 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 जनवरी को। DRDO की फुल फॉर्म आपको मालूम होगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO आपका 1958 में बना था बाय मर्जिंग दीज 2 इंस्टीट्यूट्स। याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद ये रखना है कि DRDO होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और DRDO का काम क्या है? तो इसका काम है टू डेवलप इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज, जैसे आपका मिसाइल्स, रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, या मे बी आपका एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको डेवलप करना। और याद रखना इसका काम है सिर्फ R&D करना, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, नॉट मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए वी हैव अदर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द लॉन्च ऑफ प्रेले मिसाइल्स। तो DRDO ने 2 प्रेले मिसाइल्स को लॉन्च किया है। कहाँ से? तो उड़ीसा कोस्ट से। और दिस वाज द सैल्वो लॉन्च ऑफ 2 इंडिजिनस प्रेले। तो यहाँ से आपको समझना क्या है, याद क्या रखना है कि जो प्रेले है, पहली बात तो वो इंडिजिनस है, कहीं से मंगाया नहीं है, हमारा अपना है। और दूसरा सैल्वो लॉन्च। सैल्वो लॉन्च का मतलब क्या होता है कि एक समय पर बहुत सारे मिसाइल्स को लॉन्च कर देना, सो दैट सामने वाले के लिए रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो जाए। मतलब बिना रुके आप मिसाइल्स को लॉन्च करते ही जाओ, उसको बोलते हैं सैल्वो लॉन्च। ठीक है, देन प्रेले से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। जैसे प्रेले जो है ये सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट यूज़ करता है, क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, सरफेस टू सरफेस है, और रेंज इसकी 150 से लेके 500 किलोमीटर्स है। अब देखो इस सबको याद करने के लिए आपको अननेसेसरी अगर मैं ट्रिक्स दूँ तो वो याद भी नहीं रहेंगी, और ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स हैं, सो आप कंफ्यूज हो जाओगे बाय द एंड। और आई थिंक इससे बेटर होगा कि हम डिफेंस को एक साथ क्लासीफाई करके पढ़ें। जैसे मतलब अस्त्र के लिए हमारे पास एक निमोनिक होता है कि A to A, मतलब एयर टू एयर है अस्त्र। तो अगर आप मिसाइल्स को कैटेगरी वाइज पढ़ोगे तो कंसेप्ट और फैक्ट्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट होकर याद रहेंगे। सो इफ़ यू गाइज वुड वांट कि डिफेंस में जितने भी आपके मिसाइल्स वगैरह न्यूज़ में थे, या फिर जितनी भी टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू डिफेंस वर इन न्यूज़, वो एक जगह कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर हो जाएं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग लास्ट में एक लेक्चर के थ्रू इसको कवर कर सकते हैं। सो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा आप इंटरेस्टेड है भी या नहीं। देन नेक्स्ट न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 4000 समथिंग करोड़ का फॉर द इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ CQB कार्बाइंस। आर्मी और नेवी के लिए हम ये बनाना चाह रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि CQB कार्बाइंस है क्या। सो देखो CQB की फुल फॉर्म है क्लोज क्वार्टर बैटल। कार्बाइन आप समझते हो जैसे राइफल्स होती है ना, गन्स टाइप जो होती हैं, तो कार्बाइंस भी दिखने में उसी की तरह लगती है, राइफल्स की तरह। बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो राइफल्स होती हैं ये आपके लॉन्ग रेंज के लिए होती हैं, मतलब यहाँ से आप अगर शूट करोगे तो बहुत दूर तक जाएंगी। कार्बाइंस आपकी क्लोज क्वार्टर, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है क्लोज क्वार्टर, मतलब अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अटैक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के जो सारे बैटल्स हैं वो क्लोज स्पेसेस में लड़े जाते हैं, जैसे कि आपकी अर्बन एरियाज हो गई, बिल्डिंग्स हो गई,
शिप्स हो गए, कॉरिडोर्स हो गए, मतलब अब जो स्पेस है वो थोड़ा सा कन्फाइंड हो गया है, स्पेस जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो इसके लिए नाउ वी नीड क्लोज क्वार्टर कार्बाइंस, समझ रहे हो। तो उसी को डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है अभी फॉर आर्मी एंड नेवी। नाम क्या है? क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन, CQB कार्बाइन। समझ में आ गया? कार्बाइन इज नथिंग बट राइफल की तरह ही होता है। एक बार फटाफट से गूगल पे जाके कार्बाइन की फोटो देख लो तो क्लैरिटी मिल जाएगी। Now the next news is about the 56th Raising Day celebrations of एल्बर्ट एक्का ब्रिगेड। सो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ब्रिगेड है जो एल्बर्ट एक्का जी के नाम पर बनाई गई है। कहाँ पर है? अगरतला के अंदर है। और ये एल्बर्ट एक्का कौन थे? सो ही वॉज इन इंडियन सोल्जर, आर्मी सोल्जर थे, जिन्होंने 1971 का जो इंडो पाक वॉर था उसमें ही फॉट, और उसके बाद में ही लॉस्ट हिज लाइफ एंड ही गॉट द परमवीर चक्र इन 1971, पोस्टह्यूमसली मिला था इनको। सो इनके नाम पे इनको ऑनर करते हुए अगरतला के अंदर एक ब्रिगेड इस्टेब्लिश की थी, एल्बर्ट एक्का ब्रिगेड। उसका इस बार 56th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। एंड आई होप परमवीर चक्र आपको मालूम होगा, इट इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये भी दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है जो वॉर टाइम में मिलता है और एक आपका पीस टाइम में मिलता है। वॉर टाइम में मिलने वाले आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र होते हैं, और पीस टाइम में मिलने वाले अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड देन शौर्य चक्र। तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी समुद्र प्रताप से रिलेटेड। तो समुद्र प्रताप एक शिप का नाम है विच इज़ रिलेटेड टू द ICJ, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, और अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको कमीशन किया है। ये समुद्र प्रताप शिप है क्या? सो इट इज़ अ पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, मतलब कि जो आपके ओशन में ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं ना, ऑयल स्पिल्स, तो फटाफट से जाके उसको रिस्पॉन्स करना, मतलब साफ वाफ करना जो भी है, ताकि वहाँ का जो मरीन इकोसिस्टम है, फिशरीज है, कोस्टल हैबिटेट्स है, उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो उस सब के लिए आपका ये शिप वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, समुद्र प्रताप, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। तो ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है। तो सबसे पहले तो याद रखना प्लीज़ कि ये रॉकेट लॉन्चर है, अपने आप में रॉकेट नहीं है, मतलब कि ये एक बेस टाइप होता है, इसके अंदर हम रॉकेट को डालते हैं एंड देन नीचे से थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं सो दैट रॉकेट यहाँ से लॉन्च हो जाए। अब इसमें एक वर्ड है मल्टी कैलिबर। तो कैलिबर का मतलब होता है गन की जो डायमीटर है ना, गन बैरल की जो डायमीटर होता है उसको कैलिबर बोलते हैं। अब नाम क्या आ रहा है? मल्टी कैलिबर। तो मतलब ये अलग अलग साइज़ के जो एमिनेशंस है, अलग अलग साइज़ के गन्स हैं, उनको अकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो नाम याद रखना सूर्यास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द रामजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल्स। तो इसको समझने के लिए पहले आपको रामजेट टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। सो सिंपल सा समझो, जैसे हमने एक रॉकेट को लॉन्च किया, सो इनिशियली तो हम थ्रस्ट दे देंगे, बट अगर हमें आगे चल के इसके डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमें दूसरी बार भी फ्यूल को जलाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब इस फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन पहले हम ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू प्रोवाइड कराते थे, बट इससे होता क्या था, रॉकेट के ऊपर एडिशनल वेट बढ़ता था, ठीक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में भेज रहे हैं रॉकेट के, तो वेट बढ़ेगा। इस चीज़ को हमने अवॉइड करने के लिए क्या किया, हमने ये रामजेट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। अब ये रामजेट टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये इस तरीके से कुछ कंप्रेसर्स का यूज़ करती है सो दैट जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो अंदर एंटर करे और यहाँ पे रोटेट करके वो कंप्रेस हो जाए। मतलब हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को यूज़ किया, उस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कंप्रेस किया एंड देन कंप्रेशन की वजह से वो जो कंप्रेस्ड एयर है वो हेल्प करेगी कंबशन में। सो रामजेट को हम लोग एयर ब्रीदिंग इंजन भी बोलते हैं, मतलब कि इन्हें एडिशनल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं है या एडिशनल ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके उसी को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया रॉकेट्स का कंसेप्ट। अब हमने ये सेम कंसेप्ट आर्टिलरी शेल्स के अंदर यूज़ किया है। देखो आर्टिलरी शेल्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे ये गन है तो हमने गन से एक शेल को आर्टिलरी शेल को रिलीज़ किया, सो इनिशियल वेलोसिटी तो गन से मिल गई, बट अगर हमें आगे चल के दोबारा से इसको एक थ्रस्ट देना है, प्रोपल्जन देना है ताकि और दूर तक जा पाए, तो अब हमने इसके अंदर रामजेट पावर, मतलब हमने इसमें रामजेट टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर दिया सो दैट गन से निकलने के बाद हम इसको दोबारा से एक बार यहाँ पे थ्रस्ट दे सकें, एक बार फिर से हम इसको स्पीड दे सकें थ्रू दिस रामजेट टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो मैं आप लोगों को चीज़ें समझा भी पा रही हूँ या नहीं, कंसिडरिंग द टाइम क्रंच दैट वी हैव, बट जो भी है प्लीज़ एक बार डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वेदर आई एम डूइंग जस्टिस विद द एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट और नॉट, बिकॉज अगर आप लोगों को कंसेप्ट में नहीं समझा पा रही हूँ तो फिर तो इन वीडियोस का आई थिंक दीज वीडियोस आर यूजलेस, मेरा पढ़ाना भी बेकार है, आपका पढ़ना भी बेकार है। तो एक बार डू लेट मी नो कि कंसेप्ट समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज
इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। तो बेसिकली पहले क्या होता था ना, जो बैटलफील्ड है उसमें एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट अपॉन द पीपल हु वर ऑन ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से सोल्जर्स जो इनपुट देंगे वो फिर कमांडर तक जाएगा, कमांडर फिर बैक एंड पे उस इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे एंड देन ऊपर से कुछ डिसीजन वगैरह आएगा। सो ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट था इट वॉज वेरी स्लो। बट अब क्योंकि नेटवर्किंग इतना फास्ट हो गया है, वी हैव ड्रोन्स, रेडार्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो अब उस सब के चलते इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया है। इसी को बोलते हैं सेंसर टू शूटर कैपेबिलिटी। सेंसर टू शूटर अच्छा कीवर्ड है, आप इसको अपने मेंस में अगर कभी डिफेंस पे क्वेश्चन है तो यूज़ कर सकते हो। सेंसर टू शूटर कैपेबिलिटी अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। और डेटा सेंट्रिसिटी मतलब एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द डेटा। अब हमें जितना जल्दी डेटा मिलेगा, जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उतना जल्दी डिसीजन भी होगा। सो एवरीथिंग इज नाउ रिवॉल्विंग अराउंड दिस नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। तो उसी के ऊपर इस बार का थीम भी है, ठीक है। अच्छा ये भी देख लो कि लास्ट ईयर इट वाज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। तो सेंस भी बन रहा है कि पहले हम टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर रहे थे एंड नाउ हम प्रॉपरली तैयार हैं उसको यूज़ करने के लिए। सो अब डेटा सेंट्रिसिटी थीम है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द DRDO's स्वदेश डीसैलिनेशन सिस्टम। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, डीसैलिनेशन मतलब रिमूविंग द सॉल्ट। तो सॉल्ट कहाँ से रिमूव करोगे? सी वाटर से रिमूव करना है, सो दैट इट बिकम्स फ्रेश अगेन फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। मतलब वो वापस से पोर्टेबल बन जाए, पीने लायक बन जाए। एंड कंफ्यूज मत करना, ये जल शक्ति का इनिशिएटिव नहीं है, ये DRDO का इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि ये सोल्जर्स के लिए है। सोल्जर्स हु आर पोस्टेड इन द रिमोट एरियाज, उनको पानी की प्रॉब्लम ना आए, सो उनके लिए एक सी वाटर डीसैलिनेशन सिस्टम प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है कि इंडियन आर्मी ने ड्रोन वॉरफेयर के लिए अपनी एक पूरी फोर्स तैयार की है जिसका नाम है भैरव। सो इस भैरव फोर्स में 1 लाख से भी ज़्यादा हमारे प्रॉपरली ड्रोन के अंदर ट्रेन पर्सोनल्स हैं, मतलब पीपल हु आर ट्रेंड इन यूजिंग द ड्रोन्स। तो ऐसा हमने एक पूरा बटालियन तैयार किया है जिसका नाम है भैरव। सो याद करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप ड्रोन के थ्रू लड़ाई लड़ रहे हो तो आप तो सेफ हो ना, आप यहाँ खड़े हो और आपने सिर्फ ड्रोन को भेजा है लड़ने के लिए। सो भय किस बात का होगा? डर ही नहीं होगा फिर तो कोई। तो इसलिए नाम क्या है? भैरव फोर्स। नेक्स्ट है आपका नो योर आर्मी एग्जीबिशन, जो इस बार जयपुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इसका पर्पस यही होता है कि आप और हम जैसे सिटीजन्स को थोड़ा बहुत आर्मी रिलेटेड वेपन्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से फेमिलराइज करना। और ये कब हुआ था? तो 78 आर्मी डे, जो कि आपका 15 जान को आता है। ये तो आपको याद होना चाहिए कि 15 जनवरी इज़ आर आर्मी डे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है अमित शाह जी ने लॉन्च किया है NSG के लिए नेशनल IED डेटा प्लेटफॉर्म। सो IED इज बेसिकली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सप्लोजिव से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करेगा, मैनेज करेगा, एनालाइज करने में हेल्प करेगा। किसके लिए? फॉर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और ये जो लॉन्च प्रोग्राम है, होस्ट कहाँ पर हुआ था ये? तो NSG का जो गैरिसन है गुरुग्राम के अंदर, वहाँ पर ये होस्ट किया गया था। देन उसके बाद ये कुछ इंटरनेशनल डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है अबाउट द ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक। तो ये बेसिकली US ने एक मिलिट्री एयर स्ट्राइक लॉन्च की थी अगेंस्ट द टेररिस्ट बेसिस ऑफ ISIS, जो कि सीरिया के अंदर छुपे हुए थे। तो याद करने का तरीका सिंपल है कि US ने हॉक मतलब ईगल की तरह, आप समझते ना, बाज की निगाहों से कोई बच नहीं सकता। तो US ने इसी तरीके से ढूंढ के जो ISIS के बेसिस थे उनको टारगेट किया सीरिया के अंदर। देन उसके बाद ये भारव बटालियंस। तो अभी हमने पढ़ा था ना, भारव बटालियंस ड्रोन वॉरफेयर में ट्रेंड पर्सोनल्स थे। तो पहला इनका डेब्यू था इस बार आर्मी डे परेड के अंदर। अभी बने हैं तो पहला ही डेब्यू होगा इनका, ठीक है। एंड देन इंडियन आर्मी की ये सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज कंडक्ट की गई महाराष्ट्र के अंदर, जिसका नाम था साझा शक्ति। तो नाम से ही समझ में आ रहा है साझा मतलब दोनों को मिल के काम करना है। तो साझा शक्ति कहाँ हुई है? महाराष्ट्र के अंदर हुई। एंड देन नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट है बोइंग E-4B नाइट वॉच। इसको US का डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है क्योंकि ये सर्व करता है एज नेशनल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जैसे कोई मेजर क्राइसिस आ जाए, स्पेशली जैसे कोई न्यूक्लियर वॉर टाइप सिनेरियो आ जाए, तो US के जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे ट्रम्प वगैरह, इनको एयरबॉर्न मतलब हवा में बैठे बैठे कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया गया है। मतलब नीचे आपका न्यूक्लियर वॉर वगैरह अगर चल रहा है तो जो US के सीनियर लीडरशिप्स हैं वो आसमान में बैठे बैठे सब चीज़ों को कमांड एंड कंट्रोल कर सके। सो इसलिए इसका नाम रखा गया है डूम्सडे प्लेन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है कि DRDO ने अपने 3rd जनरेशन के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। सो इनको फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल भी कहा जाता है। सो इसमें कुछ रटने वाली चीज़ है ही नहीं, सिर्फ नाम से आप समझ लो। मैन पोर्टेबल है मतलब मैन इसको कैरी करके ले जा सकता है इधर से उधर। लास्ट में मिसाइल आ रहा है तो मतलब मिसाइल ही ऑब्वियसली।
एंटी टैंक है मतलब टैंक को अगेंस्ट, मतलब टैंक को टारगेट करने के लिए आप इन मिसाइल्स का यूज़ कर सकते हो। आप समझते हो ना, जो टैंक्स होते हैं इनकी जो बनावट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि नॉर्मल मिसाइल्स इनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सो एंटी टैंक मिसाइल्स आर स्पेशली डिजाइंड टू टारगेट दीज टैंक्स ओनली। समझ में आ रहे हैं ना। और ये गाइडेड मिसाइल्स है, मतलब इनके पास अपनी गाइडेंस कैपेबिलिटी है, सो दैट कि आप इनको एक बार अगर लॉन्च कर दो तो लॉन्च करके आप इनको भूल सकते हो, मतलब फायर एंड फॉरगेट, ये अपना खुद से ही पूरा जो ट्रेजेक्ट्री है ये खुद ही गाइड कर लेते हैं उसको। एंड देन आपको याद रखना है कि RBS-15 मिसाइल ये स्वीडन के है और ये अगेन फायर एंड फॉरगेट है, बट एंटी शिप या फिर लैंड अटैक मिसाइल है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना एंटी टैंक मिसाइल, तो इसी तरीके से जो आर्मर्ड शिप्स होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एंटी शिप मिसाइल्स। इसी तरीके से स्वीडन ने अपना एक एंटी शिप मिसाइल डेवलप किया जिसका नाम है RBS-15। एंड देन आपको याद रखना है एक्सरसाइज दोस्ती 17 जो इस बार माली के अंदर कंडक्ट की गई थी। ये बेसिकली 3 नेशन की जो कोस्ट गार्ड है उनके बीच में एक्सरसाइज होती है, और ये 3 नेशंस कौन कौन से हैं, तो इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है। अब अगेन मैंने आपको बोला था कि ये जितनी भी डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं इनको हम लास्ट में एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे विथ ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स से ओवरलोड नहीं कर रही हूँ, पर्पस सिर्फ यही है कि अभी आप फिलहाल के लिए इन टर्म्स के साथ थोड़ा सा फेमिलियराइज हो जाइए। ठीक है। देन उसके बाद ये ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज है जिसका थीम था विल फॉर पीस, और इस बार इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी, तो साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी। एंड नेक्स्ट है ऑपरेशन त्राशी 1। सो ये एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है विच वॉज टू टारगेट द टेररिस्ट ग्रुप्स दैट वर हाइडिंग इन द किश्तवाड़ फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से याद रखना किश्तवाड़ फॉरेस्ट कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। इसको याद कैसे करोगे, टेररिस्ट की तलाशी लेते हैं ना, तो तलाशी से तराशी, टेररिस्ट की तराशी तो तलाशी। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेगाबुरु। सो ये बेसिकली माओइस्ट के अगेंस्ट एक ऑपरेशन था जो कि झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया। इसमें 16 माओइस्ट इंक्लूडिंग द टॉप लीडर वर किल्ड। अच्छा, नाम याद रखना मेगाबुरु। सो वैसे तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब हम वाम अप्रोच फॉलो करते हैं, विनिंग हार्ट एंड माइंड, बट ये जो माओइस्ट है ना ये मेगा लेवल के बुरे हैं। मेगा मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल वाले बुरे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के पास कुछ ऑप्शन नहीं मिलता, इनको मारना ही पड़ता है फिर। सो मेगा बुरे लोग हैं तो इसलिए इनके लिए ऑपरेशन चलाया मेगाबुरु। देन नेक्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया एट दी चाटरगीला पास जो कि आपका जम्मू रीजन के अंदर है। और ये जो ऑपरेशन है ये प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत कंडक्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट का काम यही है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे रोड्स हैं उनको रिस्टोर करना, मतलब वही कंस्ट्रक्शंस वगैरह करना, कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह कंडक्ट करना। सो देखो सिंपल है, अगर आप इतने हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो संपर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। संपर्क मतलब कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको। सो प्रोजेक्ट संपर्क याद रखना, हाई एल्टीट्यूड पे रोड्स रिस्टोरेशन एंड रेस्क्यू से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। नाउ नेक्स्ट है CDS ने रिलीज किया है एक फ्रेमवर्क टू इंटीग्रेट द क्वांटम टेक्नोलॉजी इनटू द आर्म फोर्सेस। देखो आप लोगों को मालूम है कि जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो डिपेंड करेगा सिक्योर कम्युनिकेशन पे, सेंसिंग पे, नेविगेशन पे, कॉम्पिटिशन पे। सो ओवरऑल क्वांटम टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसी के तहत CDS ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है जिसका नाम है मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू वुमेन इन डिफेंस। तो कैप्टन हंसटा शर्मा जी हैं, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर जो कि रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। सो नाम याद रखना हंसटा। देखो हम उनको बोल रहे हैं कि यार तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला है रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर उड़ाने का, अरे अब तो हंस जा यार, हंस जा ना। तो इस तरीके से हम उन्हें बोल रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं। और याद रखना ये जो रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर है ये आपकी ध्रुव फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ध्रुव फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज अबाउट द पैट ऑटोनोमस ड्रोन्स। तो अभी इंडियन आर्मी ने US फॉर्म है शील्ड AI, उनसे हमने ये VBAT VTOL ड्रोन्स को प्रिक्योर करने की बात की है। सो बस इतना ध्यान रख लो कि VBAT VTOL ड्रोन्स होती क्या है। सो ये ऐसे ड्रोन्स हैं जिनके पास वर्टिकली टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी है एज वेल एज वर्टिकली लैंड ऑफ करने की भी टेक्नोलॉजी है। मतलब कि ये जो ड्रोन्स हैं इनको जो कन्वेंशनल लॉन्ग रनवे है वो ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, छोटे स्पेस में ये वर्टिकली टेक ऑफ भी कर सकते हैं और वर्टिकली लैंड भी कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द अपग्रेडेशन ऑफ पिचोरा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिचोरा आपका एक एयर डिफेंस सिस्टम है और ये सोवियत ओरिजिन है, मतलब हमने USSR से लिया था कुछ बहुत टाइम पहले। सो ये जो पिचोरा है अब इसको अपग्रेड किया है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ ने। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, जिसने पुराने हमारे जो पिचोरा एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको अपग्रेड कर दिया है। दैट्स इट।
So with this we are done with the defense related news also. So without wasting any time, let's start with the science and tech related current affairs. तो सबसे पहले we have कि इसरो ने लॉन्च किया है अपना दिस मिशन, जो कि इंडिया का 2026 का पहला स्पेस लॉन्च मिशन था, जो कहाँ से लिफ्ट ऑफ किया, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लिफ्ट ऑफ किया है। तो इनकी थोड़ी सी फुल फॉर्म देख लेते हैं सो दैट चीज़ें थोड़ा सा रटनी ना पड़े आपको। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल से आपको समझना है कि ये कोई रॉकेट नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, लॉन्च व्हीकल है, मतलब इसकी मदद से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। एंड वाई इट इज नेम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि इससे जो भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं इट इज मेनली टू प्लेस द सैटेलाइट इनटू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, या फिर पोलर ऑर्बिट के अंदर हमें अगर उसे प्लेस करना होता है तब हम इस लॉन्च व्हीकल का यूज करते हैं। ठीक है, और ये EOS N1 मिशन क्या है, तो बेसिकली ये सैटेलाइट का नाम है। सो लॉन्च व्हीकल है आपका PSLV, और जो सैटेलाइट हम इसके थ्रू लॉन्च करेंगे उसका नाम है EOS N1। EOS की फुल फॉर्म क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, मतलब कि वो सैटेलाइट जो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए हम स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। अर्थ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड्स को, वेदर को, लैंड को, सब चीज़ों को हम सर्वे करने के लिए जो सैटेलाइट भेज रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो याद रखना कि ये सैटेलाइट है और कौन से लॉन्च व्हीकल से भेजी गई, तो PSLV C62। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है नासा का आर्टेमिस 2 मिशन। सो याद रखना ये क्रूड मिशन है, मतलब इसके अंदर लोग गए थे, 4 एस्ट्रोनॉट्स को हमने भेजा था, बट ये मून लैंडिंग मिशन नहीं है। मतलब कि ये जो एस्ट्रोनॉट थे ये मून पर लैंड नहीं किए, ये सिर्फ मून के पास तक गए और वहां से सेफली अब रिटर्न होकर आ गए हैं। ठीक है, तो ये 1972 के बाद पहला नासा का क्रूड मिशन था टुवर्ड्स द मून। अभी लिखा है ना मून विसिनिटी, मतलब कि मून के पेरिफेरल, मतलब आसपास तक गए बट लैंड नहीं करे हम। ठीक है, अब लेटर स्टेजेस में नासा इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड अ क्रूड मिशन जहां पे ये मून पर लैंडिंग भी करवाएंगे। ठीक है, एंड अब ये सेम मिशन PSLV C62 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो PSLV C62 मिशन जो होता है ना, ये बेसिकली 4 स्टेजेस के अंदर आपका कैरी किया जाता है, और जो इसकी लास्ट मतलब जो थर्ड स्टेज थी उसके दौरान एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी। अब उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी लॉन्च की गई है टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज। अब मतलब इंजीनियर्स वगैरह सब उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए ये 4 स्टेजेस समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो PSLV में ना 4 स्टेजेस होते हैं, इसको आप SL करके याद कर सकते हो, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड देन अगेन सॉलिड, लिक्विड। तो देखो सिंपल सी बात है, सॉलिड का मतलब होता है कि आप सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज कर रहे हो, सॉलिड फ्यूल का यूज कर रहे हो। अब सॉलिड क्यों यूज करोगे, देखो सिंपल सी बात है, सॉलिड मतलब जो स्ट्रांग होगा, तो सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज करते हो जब आपको रॉकेट को इनिशियल थ्रस्ट देना होता है, मतलब रॉकेट या सैटेलाइट को आपको इनिशियली जब थ्रस्ट देना है जमीन से उठाने के लिए, तो आप सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज करते हो। ठीक है, अब एक बार जब आपका रॉकेट लॉन्च हो गया, अब उसको सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मूव करते रहना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल या फिर लिक्विड प्रोपेलेंट। तो इससे क्या होता है, फ्लाइट को स्टीयर करना ईजी हो जाता है। स्टीयर मतलब डायरेक्शन वगैरह कंट्रोल करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब एक बार अगर ये अर्थ के ऑर्बिट को इस तरीके से क्रॉस कर ले हमारा रॉकेट, तो अब हमें दोबारा से सॉलिड फ्यूल की जरूरत होती है ताकि हम उसको प्रॉपरली एक डायरेक्शन में अलाइन कर पाए। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सॉलिड फ्यूल ताकि स्पीड जो है वो मेंटेन रहे और एक और उसको थ्रस्ट देने के लिए। ठीक है, एंड देन लास्ट दोबारा से हम एक लिक्विड फ्यूल का यूज करते हैं फाइनल स्टेज में, जब हमें प्रिसाइजली एकदम सैटेलाइट को एग्जैक्ट ऑर्बिट में प्लेस करना होता है। तो अब हमें डायरेक्शन कंट्रोल करनी है ना, तो जहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल करनी है तो वहाँ पे हम लिक्विड वाला प्रोपेलेंट यूज करेंगे। सो 4 स्टेजेस है, पहला आपका इनिशियल थ्रस्ट देने के लिए, दूसरा आपका डायरेक्शन वगैरह कंट्रोल करने के लिए और ईजी मूवमेंट के लिए, एंड दूसरा जो थर्ड स्टेज है मतलब सॉलिड वाला, ऑर्बिट से बाहर निकालते टाइम जब आप प्रॉपर एकदम स्पीड देते हो ना रॉकेट को, उसके लिए। एंड देन लास्ट स्टेज है आपका अगेन लिक्विड, जिसमें आप ऑर्बिट में उसको प्रिसाइजली प्लेस कर रहे हो सैटेलाइट को। तो प्रॉपरली प्लेस करने के लिए तो आपको डायरेक्शन बहुत प्रिसाइजली मैनेज करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर लिक्विड वाला प्रोपेलेंट आपका यूज होता है। तो याद रखना SL, बहुत सिंपल है, 4 स्टेजेस होती हैं PSLV की। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट इज वन ऑफ द कूलेस्ट स्पेस न्यूज। आप लोगों ने शायद से इंटरस्टेलर तो देखी होगी, इसके 2 पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज एग्जाम के बाद इसको जरूर से देखना। क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी है एंड ट्रस्ट मी, मतलब क्या क्रेजी मूवी है यार, मस्ट वॉच है, देखना जरूर इसको। तो बात करते हैं इसकी। वोयेजर 1 जो है इट वाज लॉन्च्ड इन 1977 और ये पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है विच इज एंटर्ड द इंटरस्टेलर स्पेस। तो मूवी देखी होगी तो समझ में आएगा ज़्यादा बेटर तरीके से। सो अभी फिलहाल मैं इंटरस्टेलर स्पेस बता देती हूँ। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सोलर सिस्टम की जो आउटर बाउंड्री है उसके भी बियॉन्ड जहाँ पे सन का जो सोलर विंड का इन्फ्लुएंस है, मतलब सन की सोलर विंड का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नेग्लिजिबल सा हो जाता है, उस स्पेस को हम इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और 1977 में हमारा फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट लॉन्च हुआ था और 2012 में वो एंटर कर गया था इस इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर। ठीक है,
देन उसके बाद है ये डस्ट एक्सपेरिमेंट। तो ये इंडिया का पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये हर 1000 सेकेंड में जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल एंटर करते हैं उसको ये कंफर्म करता है। तो डस्ट एक्सपेरिमेंट याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जो कि आपकी चिली के अंदर लोकेटेड है। और इस ऑब्जर्वेटरी से एक फास्ट स्पिनिंग एस्टेरॉइड की डिस्कवरी की गई है जिसका नाम रखा है 2025 MN45। तो बस इतना याद रखो कि ये जो रूबिन ऑब्जर्वेटरी है ये चिली के अंदर है और एक एस्टेरॉइड डिस्कवर किया है जिसका नाम है MN45। और ये एक रोटेशन अपना 1.88 मिनट्स में कंप्लीट करता है। रोटेशन मतलब स्पिनिंग, मतलब अपने ही एक्सिस पे इसको घूमने में प्रॉपरली कितना टाइम लगता है, तो लगभग 2 मिनट लगते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू दिस डब्ल्यू अर्सा मेजरिस स्टार, जिसको अभी डेविस्टेल टेलीस्कोप एंड नासा की टेस्ट ने स्टडी किया है। तो बेसिकली ये व्हाट दिस स्टार इज ऑल अबाउट। तो ये एक लो मास कॉन्टैक्ट बाइनरी स्टार है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्टैक्ट बाइनरी स्टार क्या होता है। तो बाइनरी समझ में आता है ना, बाई मतलब 2। तो 2 ऐसे स्टार्स जो कि ग्रेविटेशनली इतने स्ट्रांगली कनेक्ट हो चुके हैं दैट ये एक सिंगल एंटिटी की तरह एक्ट कर रहे हैं। मतलब ग्रेविटी की वजह से इतने ज्यादा कनेक्ट हो गई है कि अब ये सिंगल एंटिटी की तरह एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अब ये 2 स्टार्स जुड़कर एक बन गए और ये किसी एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और कॉन्टैक्ट बाइनरी स्टार का मतलब होता है कि ये इतने ज्यादा क्लोज आ गए हैं कि इनका जो आउटर एटमॉस्फेयर है, एनवेलप्स है, अब ये आपस में अपना जो एटमॉस्फेयर है, मटेरियल है, इसको भी शेयर कर रहे हैं। समझ में आया? मतलब बाइनरी स्टार मतलब 2 स्टार जुड़ गए और अब कॉमन एक सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये एक साथ जुड़ के ऑर्बिट रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और कॉन्टैक्ट मतलब इतने पास है कि अपना एटमॉस्फेयर भी शेयर कर रहे हैं। जो इनका आसपास का सब ये सामान है, आगे सामान नहीं मतलब एटमॉस्फेयर है, वो उसमें जो मटेरियल है उसको शेयर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है परम शक्ति। तो परम शक्ति एक सुपर कंप्यूटर है विद कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 3.1 पेटाफ्लॉप एंड इट कम्स अंडर इंडियाज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो आपके लिए यहाँ पे जरूरी है जानना कि ये पेटाफ्लॉप क्या होता है। तो फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, और एक पेटाफ्लॉप के अंदर आपकी 10⁻15 ऑपरेशंस पर सेकेंड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब दैट्स ह्यूज कंप्यूटिंग पावर। समझ रहे हो आप? मतलब अगर बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में समझाऊं तो 1 सेकेंड के अंदर ये जो आपका परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है वो 10⁻15 ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकता है। और इस 10⁻15 को हम क्वाड्रिलियन भी बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड ये परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड देन ये इंडिया की सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले परम 8000 है जो कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। सीडैक ने डेवलप किया था अराउंड 1990s के टाइम पे। देन दूसरा है परम प्रवेगा जो कि इंडिया का मेजर अकेडमिक सुपर कंप्यूटर है। एंड देन है आपका परम शिवाय। तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले परम, उसके बाद परम प्रवेगा और परम शिवाय। देन नेक्स्ट है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लॉन्च किया गया है इन दिल्ली। तो ये बेसिकली मिशन मौसम के अंतर्गत आता है। तो पहले समझते हैं कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस क्या होते हैं। तो दीज आर द स्टेशंस जो कि ऑटोमेटिकली जो पैरामीटर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर विंड, रेनफॉल, उस सबको ऑटोमेटिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या है कि दे हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब फटाफट से डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन एंड स्केल आप फटाफट से चीज़ों को डिजाइन कर सकते हो, कंपोनेंट्स को आप बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब 3D टेक्नोलॉजी का यूज करके ये पूरा का पूरा जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है इसको तैयार किया गया है अंडर द मिशन मौसम। अभी मिशन मौसम क्या है, तो इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यही है कि वेदर एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस को इंप्रूव करना, फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर काम करना। तो वो मिशन मौसम का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसके तहत हम लोगों ने 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डिप्लॉय किए हैं। कहाँ पे? तो दिल्ली के अंदर, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, साइंस का कॉन्सेप्ट। सो इंडिया के साइंटिस्ट ने एक चीज नोटिस की कि जो हॉट वाटर है वो जल्दी फ्रीज होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। सो उसी को चेक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए अभी कुछ सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस कंडक्ट किए गए हैं। तो बस आप इतना याद रख लो कि जो ये मेपेम्बा इफेक्ट है ये किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू हॉट वाटर गेटिंग फ्रीज्ड फास्टर एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऐसे गर्म पानी को फ्रीज करने का। आप लोग प्लीज़ ट्राई करना और बताना कि एक्चुअल में ये जो इफेक्ट है ये 100% ट्रू है या फिर सर्टेन कंडीशंस में ये अप्लाई होता है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपको ये दो नाम याद रखने हैं, करंट फ्राइज और वृंदावनी। सो ये कोई फ्रेंच फ्राइज नहीं है, ये सिंथेटिक कैटल की ब्रीड्स हैं, जो कि करंट फ्राइज जो है ये NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है और आईकार्ड ने वृंदावनी बनाया है। सो अब नाउ इनको रजिस्टर कर लिया है एज हाई यील्डिंग ब्रीड्स, ठीक है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन वगैरह अच्छा होगा इन ब्रीड से। नाउ नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने एक ओरल ड्रग है नाइमसेलाइड, इसको बैन कर दिया है अबव 100 mg, मतलब आप 100 mg से ज़्यादा इसकी डोज को अब नहीं ले सकते हो, OTC में नहीं आएगा अब ये। और ये जो नाइमसेलाइड है ये बेसिकली एक एनसेड है। एनसेड सिंपली आपके वो मेडिसिन या ड्रग्स जो पेन इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, बट ऑफकोर्स लिवर वगैरह को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक कैप लगा दिया कि आप 100 mg तक सिर्फ इसको OTC की तरह सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो, उसके बाद फिर बैन कर दिया। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सोनिक बूम्स। तो सिस्मोमीटर ने डिटेक्ट किया है सोनिक बूम्स फ्रॉम द ऑर्बिटल डेब्रिस। सो आपको ही समझना होगा सोनिक बूम्स क्या है। देखो, सोनिक मतलब साउंड और बूम मतलब बहुत तेज कोई चीज़ ऐसे बूम कर रही है ना। तो सोनिक बूम्स क्या होती हैं, बेसिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज मूव करता है, ट्रैवल करता है, तो इट जनरेट सर्टेन काइंड ऑफ शॉक वेव्स, जो कि बहुत ही लाउड सी एक्सप्लोजिव लाइक साउंड कंडक्ट करती है, मतलब बनाती है। सो अभी एक ऑर्बिटल डेब्री है, डेब्री मतलब कुछ भी वेस्ट, स्पेस डेब्री मतलब स्पेस का जो वेस्ट है, वो इस तरीके से इतना तेज मतलब एज कम्पेयर टू द लाइट ऑफ द स्पीड, उससे भी ज़्यादा तेज वो ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से सोनिक बूम जनरेट हुई और इसको हमारे सिस्मोमीटर ने डिटेक्ट किया। सिस्मोमीटर का काम क्या है, टू डिटेक्ट द सिस्मिक वेव्स, उनको मेजर करना, सिंपल। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ AI एंड बायोलॉजी। तो बेसिकली NCBS ने एक नया AI टूल अभी डेवलप किया है जिसका नाम है डिसोबाइन टूल। सो सिंपल लैंग्वेज में समझो, यूजुअली जो प्रोटीन होता है उसका स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है और वो अपने काउंटर पार्ट के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। बट कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं, डिफेक्टिव कह लो या डिसऑर्डर कह लो या फ्लेक्सिबल कह लो। तो अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये प्रॉपरली अपने काउंटर पार्ट के साथ जाके अटैच नहीं हो पाते, मतलब जो साइड्स हैं उन पे बाइंड नहीं कर पाते हैं। तो अब एक AI टूल बनाया है जिसकी मदद से ये जो इंट्रिसिकली डिसऑर्डर प्रोटीन्स हैं या जो कुछ फाल्टर कर गए प्रोटीन्स, अब हम इनको स्टडी करेंगे। पॉसिबली इससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या डिजीज़ का मैकेनिज्म हो सकता है या क्या क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिसको हम रिवर्स करके मे बी इन डिसऑर्डर प्रोटीन्स को भी कुछ यूजफुल बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये सब इसका टूल का काम होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द डिटेक्शन ऑफ मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सी, जिसका नाम है MOM-Z14। सो बेसिकली ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक गैलेक्सी को डिटेक्ट किया है जो कि बहुत बहुत दूर है, मतलब अब तक की मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी माना जा रहा है इसको, एंड इट एग्जिस्टेड जस्ट 280 मिलियन ईयर आफ्टर द बिग बैंग। सो जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको मालूम होगा कि प्राइमरीली ऑब्जर्व्स इन द इंफ्रारेड वेवलेंथ। और इंफ्रारेड क्यों, तो बेसिकली जब यूनिवर्स एक्सपेंड होता है तो लाइट जो होती है फ्रॉम द वेरी डिस्टेंट गैलेक्सीज इट गेट्स रेड शिफ्टेड। ये रेड शिफ्टेड भी कंसेप्ट आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। सो जब ये मतलब टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ ये शिफ्ट कर जाती है। सो इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस हेल्प करती हैं टू सी द डिस्टेंट या एंशिएंट गैलेक्सीज। सो दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज IIT कानपुर ने एक नया सोलर साइकिल प्रिडिक्शन मेथड बनाया है। इट इज बेसिकली टू प्रिडिक्ट द सन की सोलर साइकिल। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि सन की ना अपनी एक साइकिल होती है, उसको बोलते हैं सोलर साइकिल। तो ये 11 ईयर का मतलब होता है पूरा का पूरा साइकिल, बट अभी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। तो आपको मालूम होगा कि जो सन की मैग्नेटिक एक्टिविटी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है। तो कभी आपने देखा होगा कि सन स्पॉट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब अगर मैग्नेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो सन स्पॉट ज़्यादा होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस वगैरह ज़्यादा होंगे। सो इट विल अफेक्ट द सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, हमारी पावर ग्रिड। इस पे UPSC का PYQ भी है, तो ठीक है। अब जितना ज़्यादा एक्टिविटी होगी, मैग्नेटिक एक्टिविटी होगी, उतना स्ट्रॉन्ग आपका सोलर फ्लेयर होगा, कोरोनल मास इजेक्शन होगा। तो उस पूरी की पूरी साइकिल को पहले से प्रिडिक्ट कर सके हम और प्रिपेयर कर सके, उसके लिए IIT कानपुर ने एक पूरा नया प्रिडिक्शन मेथड डेवलप किया है, ठीक है। So okay guys, this is the last and probably the most interesting piece of news that we have. So the news is about the doomsday clock which has moved to 85 seconds to midnight. तो बेसिक से बेसिक समझो, देखो 1945 में ना आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2 और वो जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, इतनी ज़्यादा एटॉमिक बॉम्बिंग्स वगैरह हो रही थी। सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके चिंतित थे कि भाई दुनिया तो तबाही हो जाएगी अगर लोगों का यही हाल रहा। सो उन साइंटिस्ट ने एक ग्रुप बनाया, एक NGO टाइप बनाया जिसका नाम रखा बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, ठीक है, BAS 1945 के अंदर। और इस पर्टिकुलर NGO ने या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिंबॉलिक क्लॉक डिजाइन की जिसका नाम रखा डूम्सडे क्लॉक। अब ये डूम्सडे क्लॉक ये नहीं बताता कि दुनिया कब खत्म होगी,
इट इज़ अ सिम्बॉलिक क्लॉक जिसके अंदर जो मिडनाइट है उसका मतलब है कि अब तो ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ आ गया, मतलब अब तो बिल्कुल बर्बादी आ गई। तो अभी ये जो क्लॉक है ना, मतलब ऐसे समझो अभी ये जो क्लॉक है ये मिडनाइट यहाँ पर है इस तरीके से, तो ये दिखाता है कि बिल्कुल बर्बादी हो गई है। अब करंटली क्या हुआ है कि दिस क्लॉक हैज मूव टू 85 सेकेंड्स क्लोजर टू मिडनाइट, मतलब अब सिर्फ मिडनाइट और जो नॉर्मल आर होता है, आर हैंड होता है, उसके बीच में सिर्फ 85 सेकेंड्स का गैप है। एंड दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब अब तक का क्लोजेस्ट एवर है, मतलब वी आर वेरी क्लोज टू ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ, ऐसा ये जो सिम्बॉलिक क्लॉक है ये दर्शाना चाह रही है। और रीजन क्या है इसका, तो पहले तो सिर्फ न्यूक्लियर ही था, अब देयर इज क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल थ्रेट्स, एआई का इतना हम मिसयूज कर रहे हैं। सो कंसीडरिंग ऑल द ग्लोबल रिस्क नाउ दिस डूम्सडे क्लॉक हैज बीन रीशिफ्टेड। समझ में आ गया? तो मतलब हम लोग ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ के बहुत नजदीक हैं, वी आर जस्ट 85 सेकेंड्स अवे फ्रॉम द ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ, ऐसा ये दर्शाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि डिफेंस रिलेटेड न्यूज भी आपको समझ आ गई होगी। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज। सो फटाफट से ये इन्वायरमेंट वाला सेक्शन भी खत्म करते हैं। एंड गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो ट्रस्ट मी, ये एग्जाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड लेट मी नो आप लोगों की एनर्जी का लेवल क्या है। आर यू गाइस चार्ज? कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो लिखो कितना परसेंट आप चार्ज हो, 80% चार्ज हो, 100% चार्ज हो, 20% चार्ज हो, जितना भी परसेंट चार्ज हो फटाफट से लिखो। सो सबसे पहले न्यूज है इंपीरियल ईगल से रिलेटेड, जिसको अभी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में स्पॉट किया गया है। सो जानना आपको ये है कि ये एक विंटर माइग्रेटरी बर्ड है जो कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया है। IUCN स्टेटस है इसका वल्नरेबल। आपने कभी किसी ईगल को मलाई खाते हुए देखा है? नहीं देखा ना, बहुत वल्नरेबल सी चीज है ना, तो बस याद रख लो ईगल मलाई खा रहा है, बहुत वल्नरेबल सी चीज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज इज वेरी यूनिक। सो पेरू ने एक स्टिंगलेस बी है जो अमेजोन में पाई जाती है, उसको अभी लीगल राइट ग्रांट कर दिए हैं। सो आप सोचेंगे कि लीगल राइट्स तो ह्यूमन को मिलते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह को मिलते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने बी को एक लीगल राइट दे दिया है, तो इट इज शोइंग द राइट ऑफ नेचर। याद कैसे रखोगे? देखो स्टिंगलेस बी है ना, मतलब इसके पास स्टिंग ही नहीं है, कांटा ही नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट करती, तो इसलिए इसको लीगल राइट दे दी कि जा भाई खुश रहे, यू आर सच ए नाइस बी, आपके पास कोई स्टिंग नहीं है, यू आर नॉट हार्मिंग द ह्यूमंस, तो आपको पूरे लीगल राइट दे दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज है अबाउट द US बॉम्ब साइक्लोन, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल करनी पड़ी, जिसमें से एक थी हॉलीडे ट्रैवल। तो आपको यहाँ पे जानना है कि बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है। तो बॉम्ब साइक्लोन कोई एक्सप्लोजन नहीं है, इट रेफर्स टू मिड लैटिट्यूड साइक्लोन दैट अंडरगोज वेरी रैपिड प्रेशर डीपनिंग, मतलब ट्रेडिशनली अराउंड 24 मिलीबार्स आई गेस इन 24 आवर्स। तो बेसिकली ना रैपिडली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फॉल आता है और स्टॉर्म जो होता है वो बहुत ही जल्दी इंटेंसिफाई हो जाता है। तो दैट इज योर बॉम्ब साइक्लोन। तो नाम बस याद रख लो कि कहाँ पर आते हैं, तो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको बस याद रखना है कि ये माउंट बुर्नी टेलोंग वोल्केनो जो है ये इंडोनेशिया से रिलेटेड है। सो याद कैसे रखोगे? देखो इमेजिन करो, आई लेट यू इन, मतलब मैं तुम्हें अंदर तब आने दूंगा या दूंगी जब तुम प्रॉमिस करो कि तुम बुरा नहीं टेल करोगे, मतलब बुरा नहीं बोलोगे। सो आई लेट यू इन, सो इन से इंडोर, मतलब व्हेन आई विल लेट यू इंडोर, जब आप प्रॉमिस करोगे कि आई विल नॉट से एनीथिंग बुरा नहीं टेल करूंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है लखनऊ इज गेटिंग इंडियाज फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी पार्क। तो यूजुअली जो सफारी वगैरह होती है वो डे टाइम में की जाती है, बट लखनऊ के अंदर पहला नाइट सफारी पार्क आपका ओपन होने जा रहा है। कहाँ पे? तो कुकरेल के फॉरेस्ट एरिया में। सो इसको याद करो कि मेरा लक तो इतना खराब है कि अगर मैं नाइट सफारी के लिए जाऊंगी ना तो वहाँ कुकरेल में चुड़ैल मिल जाएगी, कुकरेल चुड़ैल, इस तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द वाटर बर्ड सेंसस, जो कि आपका दिल्ली जू के अंदर कंडक्ट किया गया था। नाउ वाटर बर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ द वेटलैंड हेल्थ और इकोलॉजिकल चेंजेस वगैरह के लिए। सो अभी रिकॉर्ड किया गया अराउंड 1310 बर्ड्स अक्रॉस 18 स्पीशीज, और मेजॉरिटी जो थी वो पेंटेड स्टोक्स की थी। ठीक है, तो बस याद रखना कि जो वाटर बर्ड सेंसस है कहाँ पे हुआ, तो दिल्ली जू के अंदर हुआ। Now next is related to the inauguration of NECL, which is your National Environmental Standard Laboratory। तो कहाँ पर इनॉग्रेट हुई है? CSIR न्यू दिल्ली के अंदर ये इनॉग्रेट हुई है। देखो नाम से समझ में आ रहा है इसका काम क्या होगा, नेशनल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। तो एक ऐसी लैब है विच एक्चुअली हेल्प अस इन द मेजरमेंट, टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो भी हमारा पॉल्यूशन मॉनिटरिंग है वो एक्यूरेटली हो पाए, स्टैंडर्ड्स को सेट करना, रेगुलेशंस को इस्टेब्लिश करना, उस सब के लिए आपका ये NESL है। ठीक है, देन नेक्स्ट एक स्टॉर्म का नाम है गोरेटी। तो ये बेसिकली कहाँ पर आया, तो फ्रांस एंड ब्रिटेन वाले एरिया में आया, एंड इट वाज क्वाइट डिस्ट्रक्टिव, दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो नाम कैसे याद रखोगे कि बड़े गोरे लोगों के ऊपर स्टॉर्म आ गया, तो गोरेटी मतलब गोरे लोग, तो गोरे लोग तो हमारे लिए ब्रिटेन वाले हैं, तो ब्रिटेन एंड फ्रांस के ऊपर गोरेटी स्टॉर्म ने अटैक किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है केरला ने एरेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया है एज द फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी।
ठीक है। अब मुझे तो ये डायरेक्टली याद है बिकॉज इट हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर द पास्ट मेनी मंथ्स, बट आप लोग इसके लिए कोई ट्रिक्स या निमोनिक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द कोकोनट रूट विल्ट डिजीज, जो कि अभी रिसेंटली केरला तमिलनाडु वाले रीजन में बहुत रैपिडली स्प्रेड कर रही है। सो आपको सिर्फ याद रखना है कि कोकोनट की रूट्स में एक डिजीज होती है विल्ट डिजीज, जो कि फाइटोप्लाज्मा की वजह से कॉज होती है। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया है, जो कॉजेटिव एजेंट है, वो फाइटोप्लाज्मा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि जो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे एक नई स्पीशी की डिस्कवरी हुई है जिसका नाम रखा है जेजिनियोफिस वाल्मीकि। ठीक है, तो जेजिनियोफिस वाल्मीकि आपको मालूम होना चाहिए कि पहले तो एक एम्फीबियन स्पीशी है, इसका नाम है सिकेलियन। अब सिकेलियन क्या होते हैं ना, बेसिकली ये लेगलेस एम्फीबियंस होते हैं, मतलब लेगलेस समझते हो, स्नेक नहीं होता, इनके पास लेग्स नहीं है बट स्टिल दे आर एम्फीबियंस, और ये बरो बना के रहते हैं। बरो मतलब ज़मीन के अंदर गड्ढे बना के उसमें रहते हैं। आप फटाफट से अभी जाके इसको गूगल पे एक बार इसके इमेज सर्च कर लो, चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना जेजिनियोफिस वाल्मीकि एक सिकेलियन स्पीशी है आपकी, कहाँ पे अभी मिली है, तो वेस्टर्न घाट्स में मिली है। नाउ नेक्स्ट है स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई, जिसको चंडीगढ़ ने अभी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो देखो चांदी चांदी है ना इस बटरफ्लाई की, तो इसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया तो चंडीगढ़ ने किया है। ठीक है, याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसका नाम है नुकाइन, एंड इट हैज रेज्ड द रिस्क ऑफ लहर एट द मेन वोल्केनो। अब ये हो कहाँ पे रही है सारी चीजें, तो फिलीपींस के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि एक स्टॉर्म आया जिसका नाम था नुकाइन, स्टॉर्म मतलब तूफान, और इसकी वजह से जो लहर के रिस्क है वो बढ़ गए। लहर समझते हो आप लोग, मतलब मड फ्लो, जो वोल्केनो से सारा का सारा लावा निकलता है, मड निकलता है, रॉक्स निकलती है, डेब्री निकलता है, उसका रिस्क अब बढ़ गया। अब ये रिस्की क्यों है, क्योंकि ये बहुत दूर तक आपके ट्रैवल कर सकते हैं और जो सेटलमेंट्स हैं उनको बरी कर सकते हैं। मतलब दिस पर्टिकुलरली मड फ्लो जो है ये पूरा सेटलमेंट्स को डुबा सकता है, काइंड ऑफ मड, मतलब पूरा जो सेटलमेंट है वो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, पूरा दलदल के अंदर काइंड ऑफ फंस जाएगा। सो इस नुकाइन स्टॉर्म की वजह से जो लहर का रिस्क है वो बहुत बढ़ गया है एट द मेन वोल्केनो। समझ में आया? अब याद कैसे रखोगे, तो इसको सिंपल से याद रखो, यू मे बी ऑन, मतलब यू मे बी ऑन बट स्टिल नो टू फ्लिप, मतलब फ्लिप नहीं करना, आप स्टिल फ्लिप नहीं कर सकते, लहर नहीं मारनी, लहर लहर के नहीं चलना, और नो फ्लिप, सीधे सीधे चलो। यू मे बी ऑन मतलब यू मस्ट बी वेरी एनर्जेटिक बट स्टिल यू आर नॉट अलाउड टू फ्लिप, और लहर लहर के नहीं चलना, सीधे सीधे चलो। ठीक है। एंड देन ये डॉल्फिन सर्वे अभी लॉन्च हुआ है, मतलब सेकंड डॉल्फिन सर्वे अभी होने वाला है, एंड इट विल कवर द गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम। डॉल्फिन्स का सर्वे होगा बेसिकली इसमें। अब नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली जो हमारी हाई सीज ट्रीटी है BBNJ, वो फाइनली इट हैज एंटर्ड इनटू फोर्स। तो BBNJ क्या है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, मतलब जो हमारा बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया है, हमारा जो टेरिटोरियल सी है, आपको मालूम होगा ना टेरिटोरियल सी आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, उसके बियॉन्ड आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एंड जो इसके बाद वाला एरिया है वो आपका हाई सीज के अंदर आता है, मतलब उसके अंदर किसी कंट्री का नेशनल जुरिस्डिक्शन फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ये फाइनली एक हाई सीज ट्रीटी साइन हुई है, और ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली हम याद करते हैं कि ट्रीटीज वगैरह लीगली बाइंडिंग नहीं होती, बट दिस वन इज लीगली बाइंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट द विंटर स्टॉर्म फोन, जो कि यूएस को हिट किया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो ये स्टॉर्म है फोन कहाँ पे आया, तो यूएस में। आप लोगों ने एक कार्टून है फिनिश एंड फर्ब देखा है, उसमें एक जो कार्टून है ना वो थोड़ा सा ट्रम्प की तरह दिखता है, तो उससे थोड़ा सा याद रख लो, फिनिश एंड फर्ब यूएस। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि जो पांगोलका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिक्किम के अंदर, वहाँ पे अभी फॉरेस्ट फायर के जो केसेस हैं वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। मतलब ड्राई कंडीशंस है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब याद क्या रखना है यहाँ पे कि पांगोलका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम के अंदर है। तो याद कैसे रखोगे, देखो जिसकी जेब में सिक्का है ना उससे पंगा नहीं लेना, नो पंगा, जिसके पास सिक्का है उससे पंगा नहीं लेना। सो नाउ नेक्स्ट है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये राजस्थान की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके अराउंड अभी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है, मतलब बफर जोन बनाया गया है। ठीक है। सो याद करना तो आसान है, जैसे राजा कुंभा वगैरह राजस्थान से ही थे, तो कुंभलगढ़ राजस्थान। ठीक है, तो याद रहेगा।
नाउ नेक्स्ट अगेन ही काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत टाइम पहले महाराष्ट्र का एक एरिया है लोनार वाला रीजन, वहाँ पे एक मिट्योर टकराया था और ज़मीन में गड्ढा हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पानी आना स्टार्ट हुआ और एक ये सॉल्ट लेक काइंड ऑफ बन गई थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फ्रेश वाटर आ रहा है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो सीपेज होकर यहाँ इस लेक के अंदर मिक्स हो रहा है। तो समहाउ जो सॉल्ट वाटर है, जो सेलाइन वाटर है, वो फ्रेश वाटर के साथ मिक्स हो रहा है और जो वाटर की केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस हो रही है। ठीक है, सो ये न्यूज़ है। नाउ नेक्स्ट है कि सोनमार्ग में एक एवलेंच के कारण, सोनमार्ग आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, तो एक एवलेंच के कारण हाईवे एंड फ्लाइट्स वगैरह जो थी वो डिस्टर्ब हो गई। तो एवलेंच आपको मालूम होना चाहिए, इट इज़ नॉट सिंपली अ लैंडस्लाइड। एवलांच के अंदर आपका स्नो, आइस और डेब्री तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्नो, आइस और डेब्री जब आपका गिरता है या माउंटेन स्लोप पर जो जितना भी एक्यूमुलेटेड स्नो है वो सडनली डाउनहिल स्लाइड हो जाता है, तो उसको एवलांच बोलते हैं। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट वन इज क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको हम मंकी फीवर भी बोलते हैं, एंड इट इज एंडेमिक टू द रीजन ऑफ कर्नाटका। इट इज बेसिकली अ टिक बॉर्न डिजीज और जिसकी वजह से आपका वायरल हेमरेजिक फीवर होता है। तो याद क्या रखना है आपको, टिक बॉर्न डिजीज है। टिक बॉर्न समझते हैं आप लोग? टिक मतलब ना एनिमल्स की बॉडी में, जैसे मंकीज वगैरह की बॉडी में छोटे छोटे टिक्स होते हैं, कीड़े टाइप होते हैं। अब इन टिक्स की वजह से जो वायरस है वो पहले एनिमल्स के अंदर आएगा एंड देन एनिमल्स की मदद से वो हमारे ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला है टिक बॉर्न डिजीज। और मंकी फीवर क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली ये जो डिजीज है ये मंकीज से एसोसिएटेड रही है, क्योंकि टिक्स वगैरह पहले मंकी को इन्फेक्ट करते हैं एंड देन मंकी से वो ह्यूमन में वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि टिक बॉर्न डिजीज है एंड वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल वगैरह नहीं है, वायरल डिजीज है। ठीक है, कर्नाटका के रीजन में एंडेमिक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश द एनवायरमेंट रिलेटेड सेक्शन ऑल्सो। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसमें अपॉइंटमेंट्स वगैरह कवर क्यों नहीं किए, ऊपर मैंने इकोनॉमिक्स वाला भी एक सेक्शन थोड़ा सा छोड़ा है। सो अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक ही साथ सारी चीज़ हम कंबाइन कर लेंगे। अब आप देखो ये सारे अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना सब आप पढ़ने जाओगे तो 12 महीने के करंट अफेयर्स और ये इतने सारे अपॉइंटमेंट्स कुछ आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, बट जस्ट आपको PDF दे दी जाएगी सो दैट अगर आपका मन है बहुत ज़्यादा कवरेज का तो आप पढ़ सकते हो। बट मैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकता है, वो जो रिलेवेंट न्यूज़ है वो हम लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिवली एक साथ कवर कर लेंगे। और सेम गोज विद द इकोनॉमी ऑल्सो, वो सारी मोस्टली मेंस रिलेटेड आपकी न्यूज़ ज़्यादा है, उसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो हम डेफिनेटली कवर कर लेंगे। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट द कवरेज, जितना पढ़ाया है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो हैट्स ऑफ टू यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।